हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य की जो लेक्चर है उसको देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि 95% मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। 5% जो मुगल साम्राज्य बचता है उसको बेसिकली जो उत्तर मुगल काल है वो बचता है, यानी औरंगजेब के उपरांत का जो मुगल काल है वो बचता है। बहुत संक्षेप में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, अन्य चीज़ें भी हम लोग आज के ही क्लास में देख लेंगे। तो बिना देर करते हम लोग सबसे पहले टॉपिक आज हम लोग का था अकबर को देख लेते हैं। अब हम लोग अकबर को देखेंगे तो यहाँ पे अकबर के बारे में संक्षेप में परिचय लिखा हुआ है। एक बार इसको देख लेंगे तो कह रहा है कि अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1942 को हुआ था। अपने जन्मदिन याद करिए, 15 अक्टूबर को हुआ था कि 16 अक्टूबर को हुआ था, इसका मत याद करिए। अकबर इसकी माँ का नाम क्या था, ये सब हम लोग हुमायूं वाले टॉपिक में पढ़े हैं तो बहुत परेशान नहीं होंगे। 1556 में ये बादशाह घोषित हुआ, ये पेपर में पूछता है तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि अकबर को बादशाह कब घोषित हुआ। तो अकबर 1556 में ध्यान देंगे कि 1556 में अकबर क्या होता है, बादशाह घोषित होता है। इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। अकबर का एक संरक्षक था, उसके संरक्षक का नाम था बैरम खां। हालांकि अकबर के संरक्षक आगे चल के बदलेंगे। बैरम खां क्या है, 1556 से लेके 1560 तक इसका संरक्षक था, यानी 4 वर्ष इसका संरक्षक था। आगे शक के आधार पर इसको निकाल दिया जाता है। हालांकि डायरेक्टली जो भी बहुत पावरफुल था, इसको हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्टली इसको हटाता है। उसकी स्टोरी हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। बैरम खां क्या था कि इसको वकील नियुक्त किया था, ध्यान देंगे। बैरम खां को वकील नियुक्त किया था। वकील वर्ड होता है, प्रधानमंत्री जो यहाँ का होता था उसको वकील कहा जाता था, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए, बैरम खां ने खान ए खाना की उपाधि धारण की थी। यह भी पेपर में पूछा हुआ है कि किसके वकील ने या किसके प्रधानमंत्री ने या बैरम खां ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। तो खान ए खाना की उपाधि इसने धारण की थी। इसके बाद से समय के साथ देखेंगे क्या होगा कि हरखा बाई से ये विवाह करेगा। कौन, आमेर के राजा थे, उनका नाम था बिहारी मल की पुत्री थी हरखा बाई से विवाह करेगा। और इसी हरखा बाई का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है सलीम। ध्यान देंगे, शेख सलीम चिश्ती के जो कुटिया थी उसी में इसका जन्म हुआ था। और चूंकि इसी के कारण क्या है कि इसका नाम, अकबर ने इसका नाम, जहांगीर का नाम सलीम रख दिया था। ध्यान देंगे। और ये चिश्तिया संप्रदाय का ध्यान देंगे समर्थक था, ठीक है। इसकी ये 3 व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ऑर्डर अरेंज करने के लिए पेपर में आ जाती है। इसको याद कर लेंगे, ऑर्डर अरेंज करने के लिए। अकबर को हमेशा हम लोग एक दयालु शासक के रूप में या एक बेहतरीन शासक के रूप में मानते हैं, ठीक है। मुगल पीरियड का सबसे बेहतरीन शासक, जो एक शासक के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें एक शासक बनने के सारे गुण विद्यमान थे, वो था अकबर। उसके विद्यमान गुणों ने ही इसको अकबर महान कहा दिया। जैसे देखेंगे 1562 में ये क्या करता है, दास प्रथा की समाप्ति करेगा। अगले 1 वर्ष में तीर्थयात्री कर समाप्त करेगा। अगले वर्ष में जजिया कर। यानी इसको याद करने का तरीका क्या है, दाता जजिया, यानी दाता जजिया, ये याद कर लीजिए इस तरह से। ऑर्डर, दाता बेसिकली वर्ड में किसको बोल रहा हूं, देने वाला कौन है, अकबर, ठीक है। यानी इन सब चीज को देने वाला कौन है, अकबर है। तो दाता जजिया वर्ड याद कर लेंगे। ये ट्रिक है बेसिकली इसको याद करने का, ठीक है। इसको ट्रिक है याद करने का। तो दाता वर्ड से हम लोग याद करेंगे अकबर को, कि अकबर के द्वारा दाता जजिया ट्रिक है, मतलब दाता जजिया जो ट्रिक है वो अकबर से संबंधित है। यहाँ पे दास हो गया आपका, दास प्रथा को समाप्त किया गया। ताश हो गया, यहाँ से तीर्थकर को समाप्त किया गया, ठीक है। तीर्थकर को समाप्त किया गया। और जजिया से है यहाँ पे जजिया कर समाप्त किया गया। इस चीज को ध्यान देंगे। बाल विवाह एवं सती प्रथा को भी रोकने की इसने काफी कोशिश की थी, ठीक है। काफी रेगुलेशंस बनाए थे इसने, इस चीज को ध्यान देंगे। अब चूंकि सती प्रथा को टोटली तो रोक नहीं पाया, लेकिन ये 3 चीजें ध्यान देंगे, 1562, 63 और 64 की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इस चीज को ध्यान देंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या लिख रहा है। यहाँ पे आईने दहसाला के बारे में बात कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहा है। कह रहा जो आईने दहसाला है वो अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष में प्रारंभ की गई थी। ध्यान देंगे, जो आईने दहसाला है वो अकबर के द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष में प्रारंभ की गई थी। इसका जो प्रणेता था वो कौन था, टोडरमल। यही वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि जो आईने दहसाला का वास्तविक प्रणेता कौन था। तो आईने दहसाला का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। और इसको आईने दहसाला को अकबर ने कब प्रारंभ किया था, तो अपने शासन व्यवस्था की 24वें वर्ष प्रारंभ किया था, ठीक है। टोडरमल के सम्मान में इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान देंगे, टोडरमल के सम्मान में इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान देना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बन के आपके सामने आता ही आता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया, अब तक हम लोगों ने बेसिकली बैरम खां को देख लिया, और इसके बाद हम लोगों ने टोडरमल की दहसाला जो प्रथा है इसको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा मीर बख्शी के बारे में लिखा हुआ है, ध्यान देंगे।
मीर बख्शी क्या होता था, तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी के बारे में अभी आगे इसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ध्यान देंगे, मुगल पीरियड में डिटेल में की गई है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं करने वाले। मीर बख्शी के जो चीज़ लिखा है बस मीर बख्शी के बारे में वही चीज़ पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी जब मुगल की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो मुगल की प्रशासनिक व्यवस्था में ऑलरेडी मीर बख्शी के बारे में ठीक से दिया गया है, तो ठीक से हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। तो क्यों बार बार हम लोग परेशान होना, ठीक है। आगे ध्यान देंगे कि सैन्य वेतन एवं संगठन का कार्य था, इसका काम था बेसिकली जो सैन्य वेतन है उसको देना, ठीक है, और जो सैनिक संगठन है उसकी देखरेख करना। ध्यान देंगे ये बेसिकली मीर बख्शी का काम था। कह रहा कि आगे कि 1573 में इसने क्या किया था, घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट किया था। घोड़े दागने की प्रथा पुनः प्रचलन में आ गया, ठीक है। इस चीज को वर्ड आप रखेंगे, हम लोग को याद होगा खिलजियों के भी काल में आप लोग उस खिलजी का शासक का नाम बता सकते हैं जिसने घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट की थी, ठीक है। तो खिलजी प्रशासन की भी यही विशेषता थी जो कि बाद में बंद हो जाती है, और देखेंगे इसको पुनः बहाली दी जाती है। बलबन के द्वारा स्टार्ट की गई कई चीजें देखेंगे मुगल काल में बंद होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। घोड़े दागने की प्रथा इस ड्यूरेशन में स्टार्ट होती है जो कि पहले खिलजी प्रशासन की व्यवस्था रही थी। इस चीज को ध्यान देंगे। कह रहा कि मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किया जाता था, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था को भी अभी हम लोग इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग केवल इतना दिमाग में रखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था की स्टार्ट किया था वो किसने किया था, मतलब सेना का गठन जो किया था वो किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। यहाँ पे तौहीद इलाही या जिसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, दीन इलाही कहते हैं, ठीक है। तौहीद इलाही जिसको हम लोग नॉर्मली दीन इलाही कहते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। 1582 में की गई थी। इसके जो ये डाटा है ना, ये डेट है, मैं नॉर्मली मना करता हूँ डेट याद करने, लेकिन ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है अकबर। इस चीज को ध्यान देंगे। दीन इलाही क्या था, कई सारे लोग इसको कहते हैं कि अकबर का अपना सेपरेट धर्म है। कई सारे लोग क्या कहते हैं कि अकबर का अपना खुद का धर्म था, ठीक है, जो कि ऐसा माना जाता था कि इस्लाम और हिंदू धर्म के दोनों के मध्य का स्तर था, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, जो धर्म की मूल बात होती है, जो अच्छी बातें होती हैं, उन मूल सिद्धांतों को इसमें सम्मिलित किया था। सभी धर्मों के जो मूल सिद्धांत होते हैं इसको इसमें सम्मिलित किया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। हिंदुओं में केवल बीरबल ही था जिसके द्वारा इसको स्वीकार किया था। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किसको? दीन इलाही को। तो दीन इलाही धर्म को हिंदुओं में केवल बीरबल था जिसके द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। आगे कह रहा है कि बेसिकली ध्यान देंगे कि जो दीन इलाही था वो सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार था। हम लोग धार्मिक जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन है उसको पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे नहीं, उसको ऑलरेडी पढ़े हैं। बेसिकली क्या है कि सूफी सर्वेश्वरवाद पर यह आधारित था, या हम लोग कहते हैं कि धार्मिक सुधार के पर आधारित था। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीन इलाही धार्मिक सुधार पर आधारित था, ठीक है। इसका जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था? अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था, और इसको स्वीकार करने वाला जो प्रथम हिंदू था या हम लोग एकमात्र हिंदू था वो था बीरबल। ध्यान देंगे। तो दीन इलाही के बारे में फैक्ट किया गया, इसी को तौहीद इलाही कहते हैं। 1582 में इसको अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये सभी धर्मों का निचोड़ था, जो कि ऐसा भी माना जाता है कि सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था। इसका जो प्रधान पुरोहित था उसका नाम था अबुल फजल। हिंदुओं में केवल बीरबल ही ऐसा था जिसके द्वारा इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहां पे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जो मनसब वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है पद, अर्थात श्रेणी या पद, जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है। मनसबदार क्या होता था कि पद प्राप्त करने वाला या श्रेणी प्राप्त करने वाला एक अधिकारी होता था। जो मनसबदारी प्रथा थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर जाइए कि मनसबदारी प्रथा दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बेसिकली मध्य एशिया जो है वही इसकी विशेषता थी, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था क्या है? दक्षिण एशियाई व्यवस्था थी, लेकिन ठीक है, तो ये लिख भी रहा है कि मध्य एशिया से आया थी। अपने शासन के 11वें वर्ष में इसको प्रारंभ किया था। ध्यान देंगे, अपने शासनकाल के 11वें वर्ष जो है मनसबदारी व्यवस्था को इसने प्रारंभ किया था। इस चीज को अपने दिमाग में रखना है कि अपने शासन के 11वें वर्ष मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की है? तो अकबर ने प्रारंभ की थी। मनसबदारी जो व्यवस्था होती है बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है। ध्यान देंगे, मनसबदारी व्यवस्था जो है वो 3 प्रकार की होती है। वो तीनों प्रकार लिखा है, मनसब, अमीर और अमीर आजम, ठीक है। तो इससे नहीं मतलब है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शासनकाल की किस ड्यूरेशन में मनसबदारी प्रथा इसने स्टार्ट किया था। तो अपने शासन के 11वें वर्ष में इसने मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट किया था। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। अपने शासन के 11वें वर्ष में मनसबदारी प्रथा को इसने क्या किया था? स्टार्ट किया था, और दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये याद कर लेंगे, ठीक है। श्रेणी का जो मतलब होता है याद करेंगे। बेसिकली अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यही 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य लिखा है, ठीक है, और इसमें कुछ विजय विजय अकबर का लिखा है नहीं लिखा है। तो आइए मैं कुछ अकबर का विजय अभियान दिखा देता हूँ आप लोग को, जो कि पेपर में पूछता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक, इसी के लिए आइए मैं थोड़ा सा वैल्यू एडिशन यहाँ पे कराऊंगा अकबर के विजय अभियानों पर, या अकबर की जो सैन्य अभियान है बेसिकली मैं उस पर चर्चा करा देता हूँ। तो मैं हेडिंग डालूंगा यहाँ पे सैन्य अभियान, ठीक है, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा बस। सैन्य अभियान, यहां से पेपर बनते हैं तो इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूं। अकबर की ड्यूरेशन की जो सैन्य प्रमुख सैन्य अभियान है, अगर हम लोग उसको नोट करें तो प्रमुख सैन्य अभियान जो है, एक तो वो मालवा पे चढ़ाई करता है, ठीक है, मालवा पर चढ़ाई करता है। मालवा पर चढ़ाई कब करता है? 1561 में। आप लोग ड्यूरेशन नहीं याद करेंगे। मालवा के बाद से कब चढ़ाई करता, कहां से करता है? आमेर के राजा पे, यानी आमेर पर चढ़ाई करता है अगले ही वर्ष अर्थात 1562 में। इसकी अगली जो प्रमुख है वो गोंडवाना पर, जो इसने चढ़ाई की थी वो गोंडवाना वाला प्रमुख है, ठीक है, गोंडवाना। गोंडवाना 1564 में था, 1564 में गोंडवाना, ठीक है। गुजरात विजय इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, गुजरात विजय, ठीक है, गुजरात विजय ध्यान देंगे, गुजरात विजय यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम लोग इसको कम से कम इतना तो देखेंगे ही, हालांकि इसमें आगे एक इंपॉर्टेंट कर लेंगे, हल्दी घाटी भी, ये तो इंपॉर्टेंट कर क्या लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भी है, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। आगे देखेंगे अकबर क्या करेगा, कश्मीर विजय भी करेगा, ठीक है, सिंध और बलूचिस्तान वाला जो सेक्टर है वहां भी, यानी आज के पाकिस्तान में भी, वहां पे विजय करेगा, ठीक है। कांधार पे बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान वाला जो रेंज है ना, वहां तक जाके विजय प्राप्त करेगा। तो उतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग प्री के नजरिए से देखेंगे, जितना देखेंगे उतना बस, ठीक है, बस प्री के नजरिए से। जिस वक्त ये मालवा पे चढ़ाई किया था, मालवा का जो शासक था उसका नाम था बाज बहादुर। मैं अगर इसको ब्लैक पेन से लिखूं, ब्लैक पेन से लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं। मालवा के शासक का नाम क्या था? बाज बहादुर, ठीक है। बाज बहादुर जो था वो मालवा के शासक का नाम था। आमेर पर जब ये चढ़ाई करता है तो जो आमेर का शासक था भारमल, ध्यान देंगे, आमेर का शासक कौन था? भारमल। ये बहुत चालाक शासक था। ये जैसे ही अकबर, बेसिकली देखेंगे अकबर राजपूतों के जरिए सारी लड़ाइयां लड़ता था, खुद लड़ने नहीं जाता था, दूसरों को लड़ाता था, ठीक है। तो भारमल स्वेच्छा से क्या करेगा कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा, और कहा जाता है कि ऐसा करने वाला वो प्रथम राजपूत शासक है भारमल। तो आमेर शासक भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अकबर ने अपनी बेटी, अकबर ने भारमल की बेटी से अपना विवाह किया था, ध्यान देंगे, ठीक है। और फिर पूरा कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बस अपने दिमाग में रखेंगे कि जो पहला सपोर्ट करने वाला, समर्थन करने वाला नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, कह सकते हैं जिसकी अधीनता स्वीकार करने वाला, या फिर वर्ड लिख लेते हैं अधीनता स्वीकार करने वाला, ठीक है। सपोर्ट वाला वर्ड थोड़ा सा गलत था वो तो, क्योंकि सपोर्ट वर्ड पॉजिटिव वर्ड है, अधीनता निगेटिव वर्ड है। अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था, अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक, ठीक है। जहां इसने फिर क्या करेगा, अपनी बेटी का विवाह करेगा अकबर से, ठीक है, विवाह कर देगा अपनी बेटी का, और इसी की बेटी से ही क्या होता है, जहांगीर का जन्म होता है, ठीक है। कह रहे हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, अपना जो काम है बस उसको करेंगे। गोंडवाना की लड़ाई इसकी एक बेहद इंपॉर्टेंट लड़ाई है। यहाँ की रानी थी दुर्गावती। जब आपको कभी महिलाओं पर गर्व करवाना हो, या फिर महिलाओं को अपने पे गर्व करना हो, तो रानी दुर्गावती सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देंगे। रानी दुर्गावती अकबर के सेना के सामने झुकती नहीं है, पूरी लड़ाई लड़ती है, जब तक उनको लगता है कि मैं अकबर से जीत सकती हूँ तब तक लड़ाई लड़ती है। हालांकि चूंकि अकबर की सेना में पूरी राजपूत ही लड़ रहे थे, ठीक है, अब राजपूतों से कौन जीत पाएगा, ठीक है। आप लोग इल्तुतमिश का स्टेटमेंट तो राजपूतों के बारे में जानते हैं। अब ध्यान देंगे, दुर्गावती फाइनली पराजित होंगी और मुगलों के हाथ में, मुगलों के हाथ में ना लगे, इसलिए वो खुद की आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि मुगलों पे किसी को भरोसा नहीं था, वो चाहे अकबर ही हो, ठीक है। ये खुद की आत्महत्या कर लेंगे, ठीक। जौहर प्रथा की आप लोग वैसे भी कॉन्सेप्ट सुनते हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि अकबर महान था वो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है गुजरात विजय।
गुजरात विषय याद नहीं क्यों किया इसने, तो चूंकि गुजरात सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था और कृषि एवं वाणिज्य के नजरिए से भी गुजरात उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट में से क्षेत्र में से एक रहा है। तो इसको लगा अकबर को भाई हमको यहाँ पे विजय करना चाहिए, विजय करेगा, ठीक है। और जब विजय कर लेता तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलती है कि यहाँ की लगान व्यवस्था टोडरमल को दे देता है, ठीक है। टोडरमल वही जिसके बारे में ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। लगान व्यवस्था क्या करेगा, लगान व्यवस्था टोडरमल को दे देगा। ये सारी चीजें वैल्यू एडिशनली है, कुछ इसमें लिखा नहीं है, ध्यान देंगे। यहाँ की लगान व्यवस्था किसको दे देगा, टोडरमल को दे देगा। अब उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में हुआ, ठीक है। ये कब है, 1572 की है, 1572 है, ये 1576 है। अब हल्दी घाटी का युद्ध क्या होता है, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप से इसकी लड़ाई होगी। महाराणा प्रताप से इसकी लड़ाई होगी। महाराणा प्रताप और अकबर का यहां पे सेनापति था मान सिंह। अकबर मैंने पहले ही बोल दिया कि इसकी खुद औकात नहीं थी आने के लिए, तो ये मान सिंह को भेजेगा। ये मैक्सिमम लड़ाई है, ये राजपूतों के दम पे लड़ा है, मान सिंह को भेजेगा। और मान सिंह और महाराणा प्रताप की एक लड़ाई होगी जिसमें क्या होगा कि चूंकि अकबर था भाई, पूरी भारत में कंट्रोल होने का कारण क्या है कि मैक्सिमम सेना थी उसके पास, ठीक है। और अपने ही राज्य के लोगों को ठगने में, दूसरे के राज्य के लोगों को खरीदने में कोई ऐसे हिचकिचाहट भी नहीं थी। तो मतलब आमने सामने की लड़ाई में तो महाराणा प्रताप अगर ऐसी लड़ाई होती है अकबर से तो उसको पटक के धो देते। लेकिन चूंकि अब मान सिंह खुद भी ठाकुर, ठीक है, तो भाई लड़ाई में किसको हारना पड़ा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की इसमें पराजय हो जाएगी, ठीक है। अंततः क्या होगी, बाकी हम लोग इनकी आगे की महानता की कहानियों नहीं देखेंगे। वो महानता की कहानियां हम लोग को खुद को प्रेरित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कराने के लिए, स्वाभिमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता नहीं क्यों उसको यूपी पीसेस को नहीं लगता कि हमको अकबर की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी नहीं देनी चाहिए। वो नहीं देती है, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, अगर देती तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता। 1601 ईस्वी की एक और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। मैं इसी को यहीं पे आगे लिख के आता हूँ, उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में 1601 में अकबर ने दक्षिण में क्या हुआ था, खान देश पर हमला किया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, खान देश पर हमला किया था, खान देश पर हमला या खान देश पर आक्रमण किया था। कब, 1601 में, इसी को ध्यान देंगे। और जब वो खान देश पर हमला किया था तो यहां से जो खान देश था इनसे असीरगढ़ का किला जो होता है जीत लेता है, ध्यान देंगे, असीरगढ़ का किला जीत लेता है, असीरगढ़ का किला। ये था, यहां से ऑर्डर भी पूछ सकता है, कुछ विशेषताएं भी पूछ सकता है। यहाँ पे एक तो ऑर्डर पूछ लेगा, मान सिंह से वाला कॉन्सेप्ट पूछ लेगा कि महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी के युद्ध में कौन लड़ने गया था, मान सिंह गया था, ठीक है। दुर्गति वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने बेसिकली इसके सैन्य अभियान को कोशिश किया कि 2-3 मिनट में आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया जाए, जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से कह रहा है कि कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, तो आइए देख लेते हैं। कह रहा कि पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा कि तुर्की सुल्तान के महल को किसके द्वारा स्थापत्य कला की मोती कहा गया है, तो पर्सी ब्राउन के द्वारा कहा गया है। या फिर पूछेगा कि पर्सी ब्राउन के द्वारा तुर्की सुल्तान के महल को क्या कहा गया है, इस चीज को ध्यान देंगे, कुछ समथिंग क्वेश्चन बना लेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा है, कह रहा है कि अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को दिया गया अलग नाम। अच्छा, जब वो गुजरात विजय करके आता है तो अकबर ने क्या है, सीकरी नामक शहर जो था उसका नाम क्या रख दिया था, फतेहपुर सीकरी। इसलिए कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, और इसने की थी गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट करा कि अकबर ने सिकंदरा नामक जो शहर था उसका भी नाम क्या रख दिया था, बहिस्ताबाद रख दिया था, ठीक है। तो सीकरी फतेहपुर सीकरी में कन्वर्ट होगी, और जो आपका सिकंदरा लोकेशन था उसका नाम क्या रखाएगा, बहिस्ताबाद रखाएगा। अकबर का यहाँ पे अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, किसकी अध्यक्षता में, फैजी की अध्यक्षता में। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई सारी रिलीजियस बुक जो हिंदू धर्म की भी थी उसका ट्रांसलेट चूंकि इसी अनुवाद विभाग में होता है, इसलिए ये जो डिपार्टमेंट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता फैजी करता था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। आगे कह रहा है कि इंग्लैंड की महारानी जिसका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि क्योंकि यही वो ड्यूरेशन है जो अब आपके यहाँ क्या आ रही है, आपके वो वहाँ पे कंपनी बन रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और भारत की तरफ मूव करेगी। तो नो डाउट की क्वेश्चन बना है, ठीक है, क्योंकि
इस ड्यूरेशन में 1600 लास्ट तक देखेंगे अकबर का काल है। तो नो डाउट कि अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि जिस वक्त इंग्लैंड भारत आए उस वक्त कौन यहाँ का शासक था या एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन था, तो अकबर था, क्योंकि एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। ठीक है, करा कि अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है अबुल फजल के द्वारा किया गया है। ठीक है, अमेरिका की खोज का जो उल्लेख है वो अबुल फजल ने अपने बुक्स में किया है। इबादत खाने की स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी में ही की गई थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी, तो सीकरी का ही नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया था कब, गुजरात विजय के बाद। इसी गुजरात विजय के बाद यहाँ का जो राजस्व वगैरह है, ठीक है, वो किसको दे दिया जाता है, टोडरमल को। ध्यान देंगे, गुजरात विजय के बाद यहाँ का जो राजस्व वगैरह है, यानी यहाँ पे जो लगान व्यवस्था है, वो टोडरमल को सौंप दी गई थी। तो ये कुछ था फैक्ट। उम्मीद करते हैं अकबर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। जो चीजें यहाँ पे थी मैंने उसको ठीक से समझा दिया। यहाँ पे इसकी जो सैन्य अभियान था वो नहीं लिखा गया था, वो मैंने यहाँ पे वैल्यू एडिशन आपको करके दे दिया। अब यहाँ पे से बारी आती है इसके पुत्र की, जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि आमेर के शासक भारमाल के पास जब अकबर अभियान के लिए जाता है, तो जाहिर सी बात है अकबर नहीं, जब ठाकुर लोग जाते हैं तो होता क्या कि आमेर के शासक को लगा कि भाई भारमल को कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, फाइनली उनको लगा कि मैं आत्मसमर्पण कर देता हूँ, अधीनता स्वीकार कर लेता हूँ। अधीनता स्वीकार किया तो होता कि आप दे क्या रहे हो, तो भारमल क्या, मेरे पास बेटी है, मैं बेटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो होता ना कि मेरे पास माँ है तो उसमें इनके पास बेटी थी, अब अकबर को उन्होंने अपना बेटी दिया, रिजल्ट हुआ वहां से जहांगीर का जन्म हुआ। ठीक है, जहांगीर का जन्म हुआ। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसकी पतली पत्नी का नाम, देखिए पत्नियों की कोई संख्या नहीं थी, अभी ये ऑफिशियली पत्नी है इनकी, मानबाई। मानबाई इनकी पहली पत्नी है। अंबर के राजा, यहाँ पे कह रहा है कि भगवान दास की पुत्री है, राजा मान सिंह की ये क्या है, बहन है। ठीक है, राजा मान सिंह की बहन है। जहांगीर की पत्नियों में देखेंगे तो राजा मान सिंह की बहन के साथ ही पहला ये क्या करेंगे, शादी करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। दूसरा क्या करेंगे, इनकी पत्नी का नाम है जगत गोसाई। आप लोगों को पत्नी का नाम याद नहीं करना है, इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, आपको पत्नी का नाम किसी इनके याद नहीं करना है, आप सीधा छोड़ दीजिए, क्योंकि कितने की पत्नी का नाम याद करेंगे। अकबर 50 की शादी करेगा, ये 50 की शादी करेगा, तो यादें करते रह जाएंगे। बस अपने दिमाग में ये मानबाई वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे, क्योंकि ठाकुरों से इसका विवाह है तो ध्यान देना है। हालांकि ठाकुरों से इसने दोनों विवाह किया, जगत गोसाई वाला विवाह ठाकुरों से इसने किया है। 1605 में आगरा के किले में क्या होगा कि राजा अभिषेक करेगा, क्योंकि इसकी जो अभी जो राजधानी है मुगलों की, वो क्या है, राजधानी नहीं, राजधानी। ठीक है, वो आगरा ही है। ठीक है, तो आगरा के किले में क्या करेगा, अपना राज्याभिषेक करेगा, क्योंकि अकबर का पुत्र था तो करना ही करना राज्याभिषेक। ठीक है, और यहाँ पे उपाधि क्या लेगा, ध्यान देंगे, करा कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि लेगा, यानी सीधे हम लोग शॉर्ट में याद कर लेते हैं कि गाजी की उपाधि लेगा। ठीक है, राज्याभिषेक जब ये आगरा के किले में करेगा 1605 में, तो ये गाजी की उपाधि धारण करेगा। अब अकबर के ड्यूरेशन में ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो चुकी है, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, जहांगीर के बारे में यहाँ पे एक चीज लिख रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, करा कि जहांगीर के बारे में कि जहांगीर ने यहाँ पे लिखा है कि दुअस्पा और सिंह अस्पा, ध्यान देंगे, नामक प्रथा की चलाई थी। दुअस्पा और सिंह अस्पा प्रथा क्या थी कि सवार पद जो है, यानी जो घोड़े पे चढ़ने वाले लोग हैं, उसके 2 गुने घोड़े होने चाहिए, 2 टाइम्स घोड़े होने चाहिए, और सवार पद का 3 गुने घोड़े को क्या कहता है, सी अस्पा। एक्चुअली भाई घोड़े हैं, मशीन थोड़े ना है कि उसमें पेट्रोल डाले और भाग गए, पेट्रोल डाले और भाग गए। तो सीधी बात है कि घोड़े थकेंगे तो जाहिर सी बात है कि घोड़े की इफिशियंसी कम होगी, और किसी भी राज्य में अगर घोड़े की इफिशियंसी कम हो जाएगी तो नो डाउट उस राज्य को जीता जा सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए क्या था, चूंकि घोड़े यहाँ पे पत्राचार के, युद्ध के सभी माध्यम हुआ करते थे। आज जितना आप गाड़ी का यूज देख रहे हैं वही कल का घोड़े का काम था, तो जितना आज गाड़ी का काम है वही उतना घोड़े का काम है। तो घोड़े भी आराम कर सके, दिन भर घोड़े को दौड़ा रहो, खिला रहो, फिर दौड़ा रहो, फिर खिला रहो, इस तरह से थोड़ी काम होगा। तो घोड़े भी आराम कर सके, उनको भी आराम करने को मिले, इसलिए इसने घोड़ों की संख्या में वृद्धि करने की कोशिश करी। आगे की इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़ की संधि। ठीक है, 1615 में एक करेगा, ध्यान देंगे। यहाँ पे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के साथ करता है, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के साथ करता है। 1615 ईस्वी तक ये लोग किसी तरह से स्वाभिमान भरी जिंदगी छुप छुपा के जिएंगे। ठीक है, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं महाराणा प्रताप के पास से अमर सिंह से क्या होगा, ये संधि करेगा जहांगीर, और बोलेगा भैया एक संधि कर लो, अधीनता मेरी स्वीकार कर लो, और चित्तौड़ को क्या करो, तुम वापस ले लो। क्यों तुम छुप छुपा के जी रहो, पिताजी शान शौकत में रहते हैं, उनको रहने दो, जाने दो, वो चले गए, खत्म हुआ, अब तुम आओ। अमर सिंह समझौता कर लेगा। मेरा मानना है कि अमर सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, समझौता तो समझौता है और कर लिए, क्योंकि भाई आपको घास की रोटी सबकी बस की बात नहीं होती खाना। ठीक है, अब यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जब आपको वापस मिल जाएगा तो आप मक्के की रोटी खा सकते हैं। ठीक है,
तो अमर सिंह वापस कर जाएंगे। अब यहाँ पे एक जुनता दल के बारे में लिखा गया है। इस जुनता दल के बारे में बस अपने दिमाग में यही रखना है कि नूरजहां के द्वारा इस दल की स्थापना की गई थी। यही इतना इसके बारे में इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। जुनता दल की स्थापना नूरजहां ने की गई थी। तब इसके बारे में एक और फैक्ट बता देता हूं आपको, ठीक है। इसके बारे में एक और फैक्ट बता दूं, एक्चुअली नूरजहां की शादी वादी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसकी स्टार्ट से नूरजहां इसकी पत्नी नहीं रहती है, ठीक। वो हम लोग स्टोरी में नहीं जाएंगे क्योंकि स्टोरी पीसीएस में आता नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो स्टोरी में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है, एक्चुअली नूरजहां के पिता को, ये पिता अर्थात इसके ससुर, अब देखिए इसने नूरजहां के पिता को एक पोस्ट दिया था, दीवान का पोस्ट दिया था, दीवान का पोस्ट दिया था, ठीक है। भाई बेटी की शादी करते तो ससुर को कुछ तो मिलना चाहिए। तो ससुर यहाँ पे देखिए इस ड्यूरेशन के ससुर बड़े बड़े लोग से शादी करते हैं तो अपने यहाँ भी मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पाते हैं। तो नूरजहां ने यहाँ पे ध्यान देंगे, जहांगीर से विवाह की बात कर रहा है कि जुनता दल बनाया। भाई जब तक तुम जहांगीर से विवाह नहीं करोगी, तुम्हारी बस की बात है कि कुछ ऐसा दल बनाना, जहांगीर से विवाह कर लिया तुम जहांगीर की क्या बन गई, बीवी बन गई, तुम कोई दल बनाओ, ठीक है। अब तो यहाँ से चीजें चलता है, फिर तुम कुछ भी दल बना लो। अब यहाँ पे इसके सदस्य कौन थे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसे ध्यान देंगे, इसके सदस्य का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इतामा, ये जो आपको दिख रहा है इतामुद्दौला, ठीक है, ये बेसिकली इसके पिता का ही नाम था नूरजहां के, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है ही नहीं, याद ही नहीं करना है इसको। देखिए प्री निकालने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, हमको क्या नहीं याद करना, आपको बता रहे कितना फैक्ट याद करोगे यार। फैक्ट से भरा पड़ा है, इस चीज को ध्यान देंगे, फैक्ट से भरा पड़ा है पूरी हिस्ट्री। मेडुअल और भी फैक्ट से भरी पड़ी है। मैं कोशिश किया हूं कि आपको मेडुअल को आसान बनाया जा सके, बाकी देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश, मैंने पहले ही बोल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में प्रवेश कर चुकी है, ठीक है। अकबर के ही ड्यूरेशन से प्रवेश कर चुकी है। भारत में शासन किसका है, मुगलों का शासन है। मुगलों के समर्थन की अब बहुत आवश्यकता है। मुगलों के समर्थन के लिए क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा, अपनी राजदूत भेजती है जिसका नाम है विलियम हॉकिंस। भैया कुछ हमको रियायत दो, हमको यहाँ पे ट्रेड करना है, मैं तुम्हारा देश जीतने नहीं आया हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था और प्रतिनिधि था, जो भी बोल लीजिए आता है। कह रहा है कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला यह प्रथम अंग्रेज है। ध्यान देंगे, जहांगीर मुगलों की एक अच्छी खूबी क्या थी, जो भी आता था उसको क्या करते थे, उपाधि देते थे। तो जब प्रथम अंग्रेज आता है विलियम हॉकिंस, तो वो अंग्रेजी बोलता है और इसको खान की उपाधि दे देते हैं। चूंकि वो इंग्लिश बोलता था, इसके लिए इसकी उपाधि क्या मिल जाती है, इसको इंग्लिश खां की उपाधि मिल जाती है। मल्टी लैंग्वेज का जानकारी था, ठीक है, फारसी वगैरह भी ये बोल लेता था, ठीक। अब ध्यान दीजिए, विलियम हॉकिंस को यहाँ पे इंग्लिश खां की उपाधि देगा। इसी के ड्यूरेशन में, हालांकि बहुत कुछ अच्छा चीज पता नहीं है, सर थॉमस रो आता है। सर थॉमस रो आएगा। ये क्या था कि जेम्स प्रथम का राजदूत था, वहां पे शासन चेंज होगा, जेम्स प्रथम आएगा। तो जेम्स प्रथम को लगेगा हम लोग क्या करते हैं कि एक दूत मंडल भेजते हैं जहांगीर के शासनकाल में। जेम्स प्रथम आएगा तो यहां पे ध्यान देंगे, कह रहा कि अजमेर में जहांगीर के दरबार में ये उपस्थित हुआ, ठीक है। बेसिकली अजमेर में गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जेम्स प्रथम का राजदूत था सर थॉमस रो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आएगा तो जहांगीर उसको लेके जाएगा जंगल में, उसको पूरा शिकार करवाएगा, हीरो उरन सब मारेंगे, मौज मस्ती करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मौज मस्ती का कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई आज कोई आएगा तो उसको ले जाकर किसी मॉल घुमाएंगे, लेकिन अब पहले कोई आता है क्या करेंगे, भाई राजा है उसके पास जानवरों को मार सकता है, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि जैव विविधता नियम लग जाएगा उसके पास। तो भाई मारो जितने मन है, अपने घर की मूली है, काटो जितना काटना है, कोई थोड़ी ना जब हम ही को सजा देना है तो नहीं देंगे सजा। अब बात आती है कि भैया बादशाह उस ड्यूरेशन में यही सब काम कराएगा, तो ये स्टोरी ये जो लिखा ना ये नहीं इंपॉर्टेंट है, आएगी नहीं पेपर में। अपने दिमाग में ये चीज लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। फ्रांसिस्को पेलसर्ट भी आया था इसके राज दरबार में। ये एक डच पर्यटक था, ठीक है, घूमने आया था। इसकी एक बुक का नाम है, यहाँ पे लिखेंगे, लिखा है रिमांस स्ट्रेंटी, ठीक है। ये एक बुक का नाम है फ्रांसिस्को पेलसर्ट की, ये इसी के ड्यूरेशन में आया था, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कर दीजिए, पेपर में क्वेश्चन आता है। एक तो इस बुक का नाम पूछ देता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक डच पर्यटक था और जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाले कुल 3 इंपॉर्टेंट विदेशी हैं, ध्यान देंगे, शिष्टमंडल है। एक तो विलियम हॉकिंस है, सर थॉमस रो है और फ्रांसिस्को पेलसर्ट है। ये हम लोग याद करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जहांगीर के ड्यूरेशन की एक मैं अच्छी बात क्या बता दूं कि इसी के ड्यूरेशन में जो आपकी चित्रकला है वो टॉप पर जाती है, ठीक है। सबसे टॉप पर चित्रकला इसी के ड्यूरेशन में जाएगी, इसी को ध्यान देना है। यानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है इसके ड्यूरेशन को। यानी चित्रकला इसके ड्यूरेशन में क्या थी, अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी। ध्यान देंगे, आगे कह रहा है कि इसके यहाँ पे उस्ताद मंसूर के बारे में कह रहा है कि उस्ताद मंसूर क्या था
कि पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। किसी भी पक्षी का ये क्या करता था, चित्र बना देता था। इस चीज को ध्यान देंगे। तो मुगल चित्रकला इसके ड्यूरेशन में क्या थी, टॉप पर गई थी। जहांगीर के बारे में एक मैं इसके पहले उस्ताद मंसूर के पहले बता दूं, एक्चुअली जहांगीर का जो उस्ताद मंसूर को इसने एक उपाधि दी थी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना कि थोड़ा चित्रकला को मैं अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूँ। चित्रकला से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि चित्रकला के बारे में आप लोगों को ठीक से बता देता हूँ। ध्यान देंगे कि जो मुगल चित्रकला है उसका चरमोत्कर्ष जो था वो जहांगीर के शासन में प्राप्त होता है। जहांगीर ने अकारिजा के देखरेख में, यहां पे मैं लिख दूं अकारिजा, ठीक है, अकारिजा। जहांगीर क्या करेगा कि अकारिजा की देखरेख में, इस चीज को ध्यान देंगे, अकारिजा वेरी इंपॉर्टेंट है, आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करेगा। चित्रशाला आगरा में क्यों किया, क्योंकि राजधानी थी। चित्रशाला की स्थापना करेगा, तो जहां पे खुद जहांगीर है इसको वॉच कर सके वहीं पे इसकी स्थापना कराएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसके नेतृत्व में या किसकी देखरेख में इसकी स्थापना करवाई गई थी, ठीक है। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल रूप से ये क्या करेगा, चित्रकारिता को बढ़ावा देगा। जहांगीर का जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था उसका नाम था उस्ताद मंसूर, जो कि आपके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उस्ताद मंसूर। ये चीज, ये जहांगीर का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। इसके साथ साथ अबुल हसन भी था, ठीक है, दूसरा वाला जो है यहाँ पे अबुल हसन था। ये दोनों जहांगीर के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। इनसे इतना खुश होता है जहांगीर कि मंसूर को नादिर ए अस्त्र की उपाधि देगा। ध्यान देंगे, नादिर ए अस्त्र की उपाधि देगा। अब याद करने का तरीका क्या है, पक्षी विशेषज्ञ था ना, पक्षी को तुम क्या करोगे, किसी ने तो किसी अस्त्र से मारते हो, जैसे गुर्देल, ठीक है, गुर्देल में इकड़ा बना के खींच के लोग मारते थे। आप लोग वो मूवी देखेंगे तो गुर्देल, जो लोग नहीं देखे होंगे, गुर्देल में बताता हूँ कि एक मूवी थी जिसमें शाहरुख और सलमान एक साथ थे, उनकी पुनर्जन्म की कहानी थी, जिसमें वो गाना है ये बंधन तो प्यार का बंधन है समथिंग। उसमें जो शाहरुख खान था ना, वो जब मर उड़ जाता दूसरा जन्म होता है तो वो गुर्देल का ही यूज करता है। जिस यंत्र के माध्यम से वो लोगों के सर फोड़ता था वो एक्चुअली गुर्देल था, ठीक है। तो जिनको लगता है गुर्देल क्या होती है वो समझ जाए। गाँव में इसे गुर्देल का यूज किया जाता था, मैं ध्यान देंगे, पक्षियों को मारने में, ठीक है। उड़ती पक्षी को निशाना लगा के लोग मारते थे, उसको भून के खा जाते थे, ठीक है। बेसिकली हाँ, ग्रामीण सेक्टर में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गुर्देल हम लोग वहां पे बेसिकली, गुर्देल क्या था ये चीज समझ गए। ये याद करने का तरीका क्या है कि अस्त्र वर्ड से अगर आप लोग गुर्देल पकड़ लेना तो इसको इसको ये क्या था, ये पक्षी विशेषज्ञ था, ये पता करना आसान रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा था, ठीक है। अगर आप लोग फंस गए कि उस्ताद मंसूर या अबुल हसन कौन था पक्षी विशेषज्ञ, तो आप लोग फंसेंगे नहीं। ये बेसिकली मेरा स्टोरी था इसको समझाने का। दूसरा क्या था, व्यक्ति चित्र में महारत हासिल था। अब जहांगीर अपना भी तो चित्र बनवाना है, तो ये क्या था, व्यक्ति चित्र में इसको महारत हासिल था। इसको नादिर उज जमा की उपाधि देगा, ठीक है, नादिर उज जमा की उपाधि देगा। अब इससे जहांगीर प्रसन्न हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देंगे, अब हम लोग आगे समझते हैं उपाधि के पास क्या है कि हम लोग बेसिकली आगे रखेंगे। तो जहांगीर एक अपनी आत्मकथा लिखता है। हालांकि जहांगीर की आत्मकथा के बारे में यहाँ पे लिखा भी है। जहांगीर की आत्मकथा क्या थी, फारसी भाषा में थी। जो जहांगीर की आत्मकथा है उसका नाम है तुजूक ए जहांगीरी। यहाँ पे लिखा हुआ है जहांगीर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तुजूक ए जहांगीरी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। नूरजहां चूंकि यहां पे लीडिंग रोल में आ गई है, ध्यान देंगे, इससे शादी करने के बाद। तो जब इसका पिता मरता है तो इसके पिता के मरने पे क्या करती है, एतामुद्दौला का मकबरा बनाएगी, ठीक है। अपने पिता के लिए ये लोग कहाँ दफनाना है इसकी व्यवस्था कर लेते थे, ठीक है। अब देखिए एतामुद्दौला की मकबरा बनवाएगी। एतामुद्दौला का मकबरा पेपर में क्वेश्चन आया भी है कि किसके द्वारा बनवाया गया, तो नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था अपने पिता के लिए, ध्यान देंगे। एतामुद्दौला का मकबरा के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि पहली बार, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि पूर्तिया संगमरमर से बनाई गई पहली कृति थी। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे ध्यान देंगे, पूर्तिया संगमरमर से निर्मित थी। इस चीज को ध्यान देना है, पूर्तिया संगमरमर से निर्मित थी और ये पहली कृति थी जिसको ऐसा बनाया गया। इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता एक और भी है कि इसमें पित्राधुरा का यूज किया गया, ध्यान देंगे, पित्राधुरा का यूज किया गया, ठीक है, अर्थात जड़ावत शैली का यूज किया गया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये पहली कृति है। एतामुद्दौला का मकबरा, मैं फिर बोल दूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग का मन है, नहीं याद करेंगे तो कोई बात नहीं है। एतामुद्दौला का मकबरा लेकिन याद कर जाना, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। बाप का इसके नाम क्या था, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, चाहे इसके बाप का नाम कुछ भी हो, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे शाहजहां। लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यू एडिशन कर दूं, एक चीज इंपॉर्टेंट भूल गया ये लिखना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं वैल्यू एडिशन, और मैं वैल्यू एडिशन वही करूंगा जो आपकी प्रीलिम्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अन्य कोई वैल्यू एडिशन मैं नहीं करूंगा। जहांगीर के बारे में मेरे दोस्तों ध्यान देना कि इसके 5 पुत्र थे। अब बोलोगे यार इसके पुत्रों का नाम कहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया, चूतिया पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इसके पुत्रों का नाम नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके पुत्रों का नाम मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। खुसरो, दूसरे का नाम परवेज था, मत याद करिए, ठीक है, परहेज करिए इसका नाम याद करने से। खुर्रम था ठीक है, ये खुर्रम इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट है, खुर्रम देखेंगे। इसके बाद से हम लोग जो इसका अगला पुत्र जानेंगे वो शहरयार है, शहरयार है, ठीक है। शहरयार के बाद से इसका जो अगला पुत्र है वो जहांदार है, या जहांदार है, ये इसके पुत्र है। अब बोलोगे भाई क्या इंपॉर्टेंट है, बताओ, सबसे पहले बताओ। अब देखेंगे होगा क्या, जहांगीर अपने शासन व्यवस्था की जब चरमोत्कर्ष पे होता है, ठीक है, तभी इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम है खुर्रम, जो कि इसका ज्येष्ठ पुत्र है, यानी सबसे बड़ा पुत्र है। तो नो डाउट अगर ये जल्दीबाजी नहीं किया होता तो जहांगीर के बाद शासन व्यवस्था इसी के हाथ में जाती। लेकिन ये बहुत उत्सुक था कि बाप तुम मेरे अपने मरने के पहले मुझे बना दो, ठीक है, अपने तुम बहुत रह लिए, अब खत्म बाल करो। खुसरो विद्रोह करेगा, इस चीज को ध्यान देंगे। ज्येष्ठ पुत्र इसका क्या करेगा, विद्रोह करेगा। विद्रोह करके क्या करता है, भाग जाएगा, ठीक है। 1606 में कहानी मिलती है कि इसने विद्रोह किया था। और एक स्टोरी ये मिलती है कि जब खुसरो विद्रोह करके भागता है तो ध्यान देंगे, और ये एक सिख गुरु थे, उनका नाम था अर्जुन देव। ये सिख के 5वें गुरु थे, ध्यान देंगे, अर्जुन देव, जहां तक मैं जानता हूं ये सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। अर्जुन देव के द्वारा क्या है, इनको संरक्षण दे दिया जाता है। अब ये खबर देर सवेर क्या होती है, जहांगीर को मिल जाती है। जहांगीर क्या करेगा, अर्जुन देव को मृत्युदंड दे देगा, ठीक है, मृत्युदंड दे देगा। अब सोचिए कि सिख गुरु को, जिसका आज आप लोग समझिए कि लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आज नहीं तब भी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि जितना हम लोग आज ईश्वर को पूछते हैं, ठीक है, उतना ही सिख धर्म में लोग देखेंगे कि जो अपने गुरु हैं उनको पूछते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। ये 5वें गुरु थे, अपने दिमाग में इस बात को भी रखना है। हालांकि खुसरो को पकड़ा जाएगा और भले से जहांगीर का बेटा था, इसको 6 इंच छोटा करेगा जहांगीर, बोलेगा बेटा तू निपट साले, खत्म हो, ठीक है। इसको जैसे ही 6 इंच छोटा करेगा, परहेज की पैंट ढीली हो जाएगी, परहेज की हिम्मत नहीं होगी विद्रोह करने की। परहेज कहेगा भाई, बाप बुलाया जाएगा चारों बेटों को कि तुम में से कोई और खुसरो के राह पे चलेगा, सब बोलेंगे नहीं पापा, क्योंकि सबको पता है भाई सहायक का कौन करेगा, अर्जुन देव को तो तुम मार दिए। सिख धर्म के इतने बड़े गुरु, पूरे सिख धर्म में लोग समझ गए ना कि अगर हथियार उठा ले तो किसी को खत्म कर दें। अब ये लोग, ये परहेज क्या करेगा, बोलेगा मैं संन्यास धारण करता हूं, मैं परहेज करूंगा शासन से, आप रहिए बुढ़ौती तक रहिए, एक शादी और करिए, मैं भी करता हूं, आप भी बच्चा पैदा करिए, मैं भी करूंगा, कोई बात नहीं है, शासन में हम लोग रहेंगे, कम से कम कहाएंगे तो कि राजकुमार है जी। लेकिन जैसे ही ध्यान देंगे, थोड़ा सा जहांगीर कमजोर होगा, खुर्रम की इज्जत बढ़ेगी और इस बार विद्रोह खुर्रम करेगा, ध्यान देंगे। तो इसके 5 लड़कों में से इसके 2 लड़के रहते हैं जो कि विद्रोह करते हैं, ठीक है। इस विद्रोह को ध्यान देंगे, खुर्रम का जो विद्रोह था इसको महावत खां के द्वारा दबाया जाता है। ये भी पेपर में आपके क्वेश्चन बन के आता है कि किसने दबाया था इस विद्रोह को, महावत खां। लेकिन इसको 6 इंच छोटा जहांगीर नहीं कर पाएंगे, इस चीज जानेंगे। और यही आपका जो खुर्रम है, यही आगे चल के शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है, शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस चीज को, ये जो पूरी स्टोरी है खुर्रम खुसरो, ये चीज आप लोग को समझना जरूरी था। और यहां से शाहजहां की स्टार्ट हो जाता है। अब लोग शाहजहां को देखते हैं। शाहजहां का जीवन परिचय यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि इसकी जन्म कब हुआ था, इसकी माता कौन थी, इसकी पत्नी कौन थी, इसका राजाभिषेक कब हुआ। भैया जाहिर सी बात है, अकबर, आगरा ही राजधानी है अभी तक, तो आगरा में ही तुम्हारी राजाभिषेक होगी। तो ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद करना है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये राजधानी परिवर्तन कर रहा है और अब आगरा से खुद को शिफ्ट कहाँ कर रहा है, दिल्ली शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, अब खुद को ये आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करना है। इसकी कुछ उपाधियां हैं, केवल पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, हालांकि उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको याद करने पड़ जाइए। अबुल मुजफ्फर, साहबुद्दीन मोहम्मद, साहिब, किरण सानी। अब अपना घर की मूली है,
अपने ही उपाधि लेना, जो मन में आए वो उपाधि ले लो, ठीक है। इस हिसाब से मैं भी क्या करूंगा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लूंगा। अब हम समझे ना, जैसे मोदी जी क्या करें, जिसको चाहे, अपने किसी मंत्री को चाहे कोई पुरस्कार देना तो कोई बड़ी बात है, जिसको चाहे उसको दे दें, तो सीधी सी बात है ना। मोदी जी, अब जाहिर सी बात है, अभी मोदी जी का मन बना ले मोदी जी कि भैया निशांत को क्या करेंगे कि हम भारत रत्न क्यों देंगे, लेकिन वो पता है वो देंगे नहीं, ठीक है। और हम भी अभी पाने के लिए कोई काम किए नहीं है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मोदी जी खुश हो जाए और उधर मोदी जी खुश तो उधर कोविंद साहब खुश, और जैसे ये दोनों खुश हुए, मैं भैया भारत रत्न बन गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आज के जमाने में जब डेमोक्रेसी है और ये हाल है, तो होता है ऐसा, देखेंगे लोग अपने जान पहचान के लोगों को, उनसे वरीयता प्राप्त लोग मौजूद हैं जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पाता है, ठीक है। और जान पहचान के लोग को राजनीतिक कारणों से मिल जाता है, ठीक है। हालांकि इन समय में देखेंगे कि राजनीतिक कारण से पुरस्कार का मिलना थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, थोड़ा कम हो गया है, ठीक। तो ये याद नहीं करेंगे, कोई परेशान होने की बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है भैया, शाहजहां विद्रोह, बाप की विद्रोह के दम पे आया है तो रुकेगा तो नहीं, ये कहेगा भैया मैं करूंगा साम्राज्य विस्तार, क्योंकि लड़ाई से परहेज तो हुआ नहीं है, ठीक है। भैया की आत्मा को शांति मिल जाती है, अर्थात जो खुर्रम है, खुसरो की आत्मा की शांति मिल जाती है। साम्राज्य विस्तार करने का अब ये क्या करेगा, प्रयास करेगा। कौन? शाहजहां, ठीक है। तो अब हम लोग चूंकि देख किसको रहे हैं, अब हम लोग शाहजहां को देख भी रहे हैं, तो हम लोग शाहजहां को देखते हैं, ठीक है। शाहजहां के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे जहांगीर के ड्यूरेशन को चित्रकला का सर्वोत्तम काल या स्वर्ण काल कहा जाता है, वैसे स्थापत्य कला की श्रेणी में जब हम लोग जाते हैं तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का सर्वोत्तम काल यानी स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। साम्राज्य विस्तार को हम लोग क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज देखेंगे, 33 में ये अहमदनगर साम्राज्य भी क्या करेगा, हमला करेगा और मुगल साम्राज्य में इसको सम्मिलित कर लेगा, ठीक है। हालांकि इसने गोलकुंडा और बीजापुर पर जब आक्रमण करता है तो इनसे केवल संधि करेगा, इनको साम्राज्य में मर्ज नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान देंगे। अभी आगे गोलकुंडा एवं बीजापुर को औरंगजेब साम्राज्य में मर्ज कर लेगा, लेकिन अभी जब शाहजहां इस पे क्या करता है, इनके साथ केवल संधि करके छोड़ देता है, ठीक है। औरंगजेब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी शाहजहां के टाइम में क्या है, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार है। तो पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि शाहजहां के ड्यूरेशन में औरंगजेब क्या था, तो दक्कन का सूबेदार था, इस चीज को ध्यान देंगे। यहां पे लिख रहा है कि शाहजहां के समय अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया था क्या, कंधार, ठीक है। यानी हम लोग कह रहे हैं थोड़ा सा यहां पे क्या हुआ, शाहजहां के ड्यूरेशन में जब शाहजहां का अंतिम ड्यूरेशन आता है तो जो मुगल है वो थोड़ा कमजोर होंगे, ठीक है। क्योंकि आप समझिए ना कि बहुत बुढ़ा गया था ये, मतलब शाहजहां, और साला मतलब इसको देना चाहिए। देखिए एक चीज समझ आइए, हमेशा जब आपको लग रहा हो ना कि आप एकदम अस्त पस्त हो गए हैं, तब आपको अपना उत्तराधिकारी चुनना नहीं चाहिए। जैसे अब मोदी जी को लगे कि मैं अभी 10 साल तक और रहूंगा प्रधानमंत्री, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मेरा मानना है कि अब मोदी जी को उत्तराधिकारी दे देना चाहिए, ठीक है। योगी जी को देना, योगी जी को दे दे, ठीक है। अमित शाह को देना, अमित शाह को दे दे, जिसको उनको लगे कि वो उत्तराधिकार की क्षमता है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बुढ़ौती हो जाएगी, अभी औरंगजेब को थमाएंगे नहीं थमाएंगे, औरंगजेब भी इंतजार करेगा, अब मरेंगे अब मरेंगे अब मरेंगे। अब विद्रोह तो करेगा नहीं, क्योंकि अभी शाहजहां भाई इसी विद्रोह के दम पे आया, तो ये अपने बच्चों पे बहुत ध्यान रखता है कहीं इसके लड़के ना विद्रोह कर दें, क्योंकि ये अपने बाप को मार के आया हुआ है, ठीक है, यानी बाप का विद्रोह करके आया है। तो भाई जैसी करनी वैसी भर दें, फिर चांस है कि औरंगजेब भी करे, लेकिन इसी के लिए बहुत वाच करता है ताकि इसके बच्चे इसके खिलाफ विद्रोह ना कर पाए। शाहजहां का शासनकाल थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, इस चीज को ध्यान देंगे। हालांकि ये बात ऐसी मान्यता इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली जो स्थापत्य कला था वो इसके ड्यूरेशन में काफी उसको बढ़ावा मिला था, स्थापत्य को काफी बढ़ावा मिला था। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देखिए, सारे स्थापत्यों का नाम लिखा है कि इसी के ड्यूरेशन में दिल्ली का जामा मस्जिद मिला है, आप लोग जाके घूम सकते हैं। आगरा का जो ताजमहल है, ठीक है, जब इसने राजधानी नहीं चेंज की थी तो आगरा का ताजमहल बनवाया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान में अपने रखना है। ताजमहल की अपनी कहानी है, ठीक है। प्रेम में किसी का हाथ आप काटते रहो, भाई क्या बात है, ठीक है। आप लोग रामप्पा मंदिर का एग्जांपल दिए होंगे, देखे होंगे, जहां पे उसके शिल्पकार जो थे उनके नाम पे उस मंदिर का नाम रख दिया जाता है। ये आप लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रिलीजियस इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, बट आप थोड़ा सा इसको अब बेसिकली देखेंगे ना कि जो सनातन संस्कृति है, ठीक है, उसकी जो असली रिस्पेक्ट करते थे ना वो दक्षिण भारत में आती थी। अब देखिए इस संस्कृति में दक्षिण भारत में बेसिकली ध्यान देंगे, दक्षिण भारत में इस, हालांकि उत्तर भारत में जटिलताएं आ गई थी, दक्षिण भारत इस माध्यम में काफी अलग था।
ध्यान देंगे, रामप्पा मंदिर जिसने बनवाया उसी के नाम पे इस मंदिर का निर्माण कर दिया, नाम रख दिया गया। यहां पे एक स्थापत्य बनता है औरंगजेब। हालांकि औरंगजेब दुष्ट टाइप का शासक भी था, अकबर शायद रहा था, तो हो सकता हो कि अकबर भी हाथ तो नहीं कटवाता, इनाम देता, हाथ नहीं कटवाता, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। ये ससुरा बहुत छूतिया टाइप का था शाहजहां, ठीक है। ये क्या करेगा, एक तो ताजमहल बनवाएगा, इतने मेहनत से सब बेचारे ताजमहल बनाते हैं मुमताज महल के लिए, और पता चलेगा कि हाथों काट दिया सबका, ठीक है। अब शुरू में ही बता देते कि ताजमहल बनाओगे तुम्हारा हाथ काट देंगे, कोनो नहीं बनाते, ठीक है। लेकिन यही बात है, हाथ काटता था तो बाद में बनवाया नहीं। अब ध्यान देंगे आगे क्या करा कि जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया। ताजमहल की एक स्टोरी बता दें, मुमताज महल क्या थी, उनकी प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई थी। तो साले जब तुम हॉस्पिटल नहीं बनवाओगे तो यही होगा, ठीक है। हॉस्पिटल बनवाए नहीं, ठीक है, हॉस्पिटल बनवाए होते तो प्रसव पीड़ा ठीक से मतलब प्रसव हो गया होता तो साले बाप बनते, ठीक है। लेकिन ये बाप नहीं बनेंगे, ठीक है। शाहजहां प्रसव पीड़ा के कारण, इसकी जो पत्नी थी मुमताज महल, उसकी मृत्यु हो जाती है और शाहजहां काफी रोएगा, बोलेगा मुमताज मैं तुम्हारी याद में बनाऊंगा ताजमहल, ठीक है। ताजमहल बनवाता है, मुमताज से ही वो ताज वर्ड लिया है, और ताज के लिए महल बनवाता है तो उसका नाम रखा जाता है ताजमहल। अब बाकी स्टोरी मिलती है कि जो इसका शिल्पकार था, जिसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, यही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद कर लेंगे, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी सोचा बेचारा कि बड़ा खुश होगा कौन, शाहजहां। जाता बताता कि बन गया है, जाके देखिए, देखता है ताजमहल, खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है तो सोचता है कि भाई अब मेरे नूरजहां जैसा किसी के भी पत्नी का दरगाह नहीं, सॉरी मतलब कब्रगाह नहीं बनना चाहिए, इसके हाथ कटवा दो ताकि अपनी पीढ़ी को बता ना पाए कि मैंने इस तरह से ताजमहल बनाया था, और अगर बता भी पाए तो दिखा ना पाए, ठीक है। बता तो पाएगा, मुंह से थोड़ी, हाथ से थोड़ी बता जाता है। आगे भी कई सारी चीज़, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला सबसे इंपॉर्टेंट है, मोती मस्जिद आगरा वाली जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब का निर्माण करवाता है। ताजमहल की जो वास्तुकार, और यहाँ पे देखिए चीज़ें, बाकी चीज़ लिखी गई, दिल्ली में शाहनाबाद नाम का नगर बसाता है, ठीक है। अन्य काम में देखेंगे इसके तो सिजदा एवं जमीबोस की व्यवस्था थी, जिसको बलबन ने स्टार्ट किया था, उसको खत्म कर देगा, ठीक है। बलबन के द्वारा जो स्टार्ट किया था इसको खत्म कर देगा। तो चूंकि इतने सारे स्थापत्य का निर्माण करवाया है, कल को अगर आप क्या जाए कि क्या कारण है कि अकबर, क्या आप इस बात से सहमत है कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाए या कुछ ऐसा। इंट्रो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूं, ए.एल. श्रीवास्तव के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, ए.एल. श्रीवास्तव, क्योंकि बेसिकली जब वो ताजमहल वगैरह घूमते हैं, जामा मस्जिद घूमते हैं श्रीवास्तव जी, तो उनको लगता है यार ये तो मतलब अभूत है भाई, ऐसा थोड़ी ना कोई बना सकता है, श्रीवास्तव जी को लगता है। और श्रीवास्तव जी को कहना क्या है, अपना मुंह में बोल दिया कि स्थापत्य का स्वर्णकाल है। बैठ के पीसेस में हम लोग याद कर रहे हैं कि किसने कहा था कि स्थापत्य का स्वर्णकाल है, तो अपना नाम तो ये अमर कर लिए, ठीक है। हम लोग के ऊपर एक फैक्ट का बोझ बढ़ा दिया। अब देखिए ए.एल. श्रीवास्तव का ये स्टेटमेंट आएगा, इस चीज को ध्यान देगा, ठीक है। इसको प्रूफ करना होगा ना, तो इसी में जामा मस्जिद के बारे में 20 शब्द लिख दीजिएगा, ताजमहल के बारे में 20 शब्द लिख दीजिएगा, लाल किला के बारे में 20 शब्द, मोती मस्जिद के बारे में 20 शब्द लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज लिखेंगे, 80-90 शब्द में आपका आंसर हो जाएगा। दीवाने आम, दीवाने खास भी चाहे चुटपुट चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ चीजें, ठीक है। इसके शासनकाल में कह रहा है कि कलीम राजकवि नियुक्त किया गया था, ठीक है। कलीम को राजकवि नियुक्त किया गया था। कविंद्राचार्य के बारे में कह रहा है कि यह शाहजहां का आश्रित कवि था। कविंद्र कल्पलता की रचना की थी इसने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात होता है कि कविंद्र कल्पलता की इसने रचना की थी। बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर का इसने समापन करवाया था, ये याद करेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कविंद्राचार्य ने क्या किया था कि शाहजहां से निवेदन करेंगे कि भैया एक काम करो कि जो तीर्थ यात्रा करे ना उसको समाप्त कर दो, ये बहुत मतलब विपत्ति हो गया है तीर्थ यात्रा कर, और इससे क्या कि आपके चाहने वाले भी बढ़ेंगे, ठीक है। और जब बात आती है चाहने वालों की तो फिर शाहजहां खुश, और ये क्या करेगा कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करा देगा, ठीक है। हालांकि शाहजहां भी गंभीर रूप से बीमार होगा, और अचानक राज्य में खबर मिलेगी शाहजहां मर गया। भाई तुम जो किए थे अपने बाप के साथ वही होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। इस वक्त भी एक नेता है, वो बोलते हैं ना कि जो बाप का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सही है। अभी मुलायम जी ने इसका एक स्टेटमेंट था, ठीक है। मैं यहाँ पे अखिलेश यादव को कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, और होता भी है, जब आप जैसा दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अखिलेश भैया के साथ ऐसा होगा, ईश्वर ना करे उनके साथ ऐसा हो। देश में या प्रदेश में हम लोग कह लें अपने कि जो राजनीतिक अस्थायित्व है वो बना रहे, क्योंकि किसी की भी गवर्नमेंट है, मेरा मानना है हमेशा
कि अस्थायित्व वाली गवर्नमेंट है, वो 5 साल सलामती के साथ शासन करे। ऐसा नहीं कि लगे कि फलानुमा भाग जाएंगे तो फिर दोबारा चुनाव होगा, तो फलानुमा को खुश करने के चक्कर में लगे रहिए। तो भैया फलाने को खुश करो या नेताओं को, जो अपने जन है, अर्थात आप जनप्रतिनिधि है ना, तो जन को आपको खुश करना है, ना कि जो जनप्रतिनिधि बन के गए हैं और आपके सपोर्टर हैं उनको खुश करना है, ठीक है। तो शाहजहां चूंकि अपने बाप को 6 इंच छोटा कर देता है और आता है। अभी ये मरा नहीं रहता है, बीमार रहता है, तभी राज्य में हल्ला जाती है शाहजहां मर गया, शाहजहां मर गया, शाहजहां मर गया। अब जैसे ही खबर होगी शाहजहां मर गया, इसके पुत्र अलर्ट। इसके 4 पुत्र थे, बाप से कम थोड़े था, बाप के 5 पुत्र थे, तो केवल 1 कम पैदा करता है, ठीक है। 4 पुत्र पैदा करता है। अभी ये ऑफिशियली पुत्र है, अनऑफिशियली पुत्रों का नाम परेशान मत होइए। मैं अभी आपका क्या करता हूं, इसके पुत्रों का नाम लिखता हूं, क्योंकि इसके पुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, ठीक है। शाहसुजा, दारा, शाहसुजा, औरंगजेब और मुराद। औरंगजेब और मुराद, इसी को करेंगे। अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं यहां से उठाता हूं, कई जगह दिख रही है भाई जहां पे समझा सके, ठीक है। नहीं दिख रही है, रुकिए मैं काम करता हूं, एक पेज ऐड कर लेता हूं, ऐड पेज, ठीक है। देखिए अब मैं कोशिश किया हूँ यार कि आप लोग को मेडुअल हिस्ट्री में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकूँ, ठीक है। जितनी भी अपनी तरीके से कोशिश की जा सकती है उतना किया हूँ, देखिए, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, इसी बीच में खबर फैलेगी औरंगजेब जो शाहजहां है, शाहजहां मर गया, शाहजहां मर गया। अब दारा, शाहसुजा, औरंगजेब, मुराद सब एक्टिव कि भाई अब राजा मिला। बहुत दिन से मना रहे थे कि यार ये मरेंगे कब, मरेंगे कब, बीमार चल रहे हैं। दारा इसी बीच में क्या होता है, दारा मीन्स दारा सिको, ठीक है। शासन व्यवस्था पे काबिज हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग के कहने का मतलब था कि इसने अपने बाप यानी शाहजहां की हत्या कर दी थी, ठीक है, कि इसको पता चला कि अभी मरे नहीं हैं, क्योंकि शाहसुजा, औरंगजेब और मुराद ये और दूसरी जगहों पे सूबेदार थे, ठीक है, गवर्नर थे। तो इनको लगा कि जब तक ये आए तब तक हम राजा बन जाए, और अगर ये आ जाएंगे और शाहजहां तब तक मरा नहीं रहेगा, ठीक है। अभी क्योंकि शाहजहां एक्चुअली मरा तो है नहीं भाई, सब आएंगे तो अपने बाप की लाश रखेंगे ना कि हाँ मर गए, मर गए, मर गए, अब हम बनेंगे। तो इसको लगा अगर यार ये शाहजहां, औरंगजेब, मुराद आएंगे तब तो हम निपट गए, ठीक है। यहाँ पे इससे सबको डर था, ये बहुत महत्वाकांक्षी था, ठीक है, बहुत महत्वाकांक्षी था, और रिलीजियस यानी धार्मिक तौर पे धार्मिक उन्माद फैलाने वाला था, ठीक है, यानी धार्मिक कट्टर था। तो इसको पता था कि उलेमा क्या करेंगे, इसका साथ भी देंगे, ठीक है। तो इसको लगा भैया यही समय है। कमरे में गया तो देखा भैया पिताजी जिंदा है, पिताजी को ऐसा माना जाता है कि गला घोट के निपटा देगा, ठीक है, और बोलेगा, रोने लगेगा कि भैया पापा मर गए, पापा मर गए, और इसको बना दिया जाएगा उत्तराधिकारी, क्योंकि भैया उत्तराधिकारी या हम लोग कह सकते हैं शासक बना दिया जाएगा, ठीक है, शासक बना दिया जाएगा। अब इस बीच में क्या है, शाहसुजा, औरंगजेब, मुराद, इन लोगों को खबर मिलेगी यार वो तो शासक बन गया, शासक बन गया, ऐसे कैसे बन गया, वैसे कैसे बन गया। हालांकि इसके बारे में 2 फैक्ट मैं बता दूं। दारा काफी सहिष्णु और उदार शासक था, दारा काफी सहिष्णु और उदार शासक था, ठीक है, दारा काफी सहिष्णु एवं उदार शासक था। अब ये सहिष्णु एवं उदार कितना था, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ जाइए। हालांकि एग्जाम्पल से बेहतर है लेनपुल का स्टेटमेंट ले लीजिए, ठीक है। इसकी सहिष्णुता एवं उदारता से प्रभावित होकर लेनपुल इसको क्या कहता है आपको बता दूं, तो लेनपुल इनको लघु अकबर कहता है। ये कहता है कि अकबर का एक छोटा रूप है, ये लघु अकबर कहेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को याद रहनी चाहिए। अब देखिए इस चीज को, साथ ही साथ इसने दारा सिकोह के बारे में बता दें कि काफी पढ़ा लिखा था, ये काफी बुद्धिमान था। इसकी एक बुक है, ध्यान देंगे, दारा सिकोह की एक बुक है। इसकी जो बुक का नाम है मैं बता देता हूं, ध्यान देंगे। इसकी बुक का नाम है मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन, ये इसकी बुक का नाम है। तो ये बुक इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसकी बुक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस बीच में कुछ बातें क्या होती हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत लंबे समय तक दारा सिकोह क्या होता है शासन व्यवस्था में आ जाएगा। 1615 में 1615 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली, जब शाहजहां की बीमारी होने का अफवाह फैलता है, फिर दारा सिकोह क्या होता है कि शासन व्यवस्था में स्थापित हो जाता है। अप्रैल 1658 में एक घटना होती है,
APR, ये सब चीज़ इसमें लिखा नहीं है, ये सब मैंने वैल्यू एडिशन करा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 1698, 1900 लिखा गया है, 1658, ठीक है, 1658 में एक घटना घटी। आप लोग को अप्रैल नहीं याद करना है। एक धर्मत का युद्ध होगा। औरंगजेब क्योंकि चाहेगा कि मैं बनूं शासक, ठीक है, धर्मत का युद्ध होगा। अब ध्यान दें, जो धर्मत का युद्ध होता है, एक्चुअली होता क्या है कि लोगों को पता चलाता है, यानी दारा सिकों को पता चल जाता है कि ये तो औरंगजेब आ रहा है हमको चैन छोटा करने, तो ये शाही सेना भेज देगा, ठीक है, शाही सेना भेजेगा। शाही सेना से औरंगजेब की लड़ाई होगी, शाही सेना वर्सेस औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। शाही सेना से औरंगजेब क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। यहाँ पे औरंगजेब यहाँ पे क्या होगा, विजयी, और शाही सेना क्या होगी, पराजित। अब जाहिर सी बात है, एक तो महत्वाकांक्षी, दूसरी अब जीत गया। अब इसकी महत्वाकांक्षा में क्या होगी, और वृद्धि होगी। अब इसको लगेगा कि मैं ही बनूंगा सुल्तान, महत्वाकांक्षा में इसकी और वृद्धि होगी। इसी बात में अगले ही महीने, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, ठीक है। अगले महीने यानी मई 1658 में दूसरी घटना होगी। दूसरी घटना क्या होगी, सामूगढ़ का युद्ध होगा। ध्यान देंगे, दूसरी घटना ये होगी कि सामूगढ़ का युद्ध होगा, सामूगढ़ का युद्ध होगा, इस चीज को ध्यान देंगे। अब जो सामूगढ़ का युद्ध होगा तो क्या होगा, सामूगढ़ का युद्ध जो होता है ये स्वयं दारा सिकों से होता है। यहाँ पे दारा वर्सेस, यानी बड़े भाई वर्सेस तीसरे नंबर का भाई, छोटा भाई होता है, औरंग होगा, ठीक है, दारा सिकों और औरंगजेब। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट यही होगा कि दारा पराजित होंगे और औरंगजेब विजयी होगा। ध्यान देंगे, दारा पराजित होंगे, औरंगजेब विजयी होगा, ठीक, यही रिजल्ट होगा। अब जब दारा पराजित होंगे तो दारा को ये क्या करेगा, चैन छोटा करेगा, ठीक है, दारा को चैन छोटा करके निपटा देगा। अब इसके बाद से बात आती है, अगला एक लड़ाई होता है, बेसिकली कुछ समय बीत जाता है, 5-6 महीने का, बेसिकली 1659 में, अगले वर्ष में, ठीक है, 5-7 महीने का, कितने महीने का टाइम था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देवराई का युद्ध होगा, देवराई का युद्ध, बेसिकली देवराई घाटी है, इसी घाटी में एक छोटा सा युद्ध होता है, ध्यान देंगे, देवराई का युद्ध होगा। अब जो ये देवराई का युद्ध होता है इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये भी बेसिकली दारा, अच्छा एक सेकेंड, दारा को इसने यहां पे नहीं निपटाया था, इस चीज को ध्यान देंगे, पराजित होगा लेकिन यहां पे निपटा नहीं पाता है, दारा को देवराई के युद्ध में निपटाता है, ठीक है, मुझसे वहां पे गलती हो गई है, यहां पे निपटा देगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दारा से इसकी 2 लड़ाई होती है, सामूगढ़ के युद्ध में और देवराई के युद्ध में, ठीक है, यानी एक लंबे समय के बाद 5-6 महीने के बाद दारा दोबारा कोशिश करता है कि मैं जाके अपनी सहिष्णुता छोड़ूं और सहिष्णु बनूं, लेकिन ठीक है, समय बीत गया रहता है तब तक, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बोल दिया कि दारा, हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि दारा को मार दिया था इस युद्ध में कि नहीं मार दिया था, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये तो बस स्टोरी थी आपके दिमाग में बैठाने के लिए, इस चीज़ को ध्यान देंगे। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आपका औरंगजेब की नींव पड़ गई, ठीक है। अब यही देखिए जो चीज़ मैंने बोला है, अच्छा धर्मत का युद्ध आगे लिखा हुआ ये, ठीक है, अच्छी बात है, सामूगढ़ का युद्ध मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ संधियाँ इंपॉर्टेंट, पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि क्या होता है इसके ड्यूरेशन में, जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है, क्योंकि इसी में अब मराठा साम्राज्य का उद्भव हो रहा है, ठीक है, और मुगल साम्राज्य कम पड़ रहा है। इसके कहा भी जाता है कि पतनमुख होते हुए मराठा साम्राज्य का विकल्प बन सकती थी, पतनमुख होते हुए मुगल साम्राज्य का विकल्प बन सकती थी मराठा साम्राज्य, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये खैर मेंस का पॉइंट है, क्यों नहीं हुआ। औरंगजेब के ड्यूरेशन में क्या होगा कि मराठाओं के बगल में बीजापुर और गोलकोंडा था, इनका आधिपत्य टोटली करके इनको जो मुगल साम्राज्य है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। शाहजहां इसको शामिल नहीं करता है, लेकिन गोलकोंडा और इनको मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। इसकी हालांकि था ये कट्टर मुस्लिम, लेकिन इससे सर्वाधिक हिंदू सेनापति चर्चा मिलती है कि 1/3 लगभग 31.6% सेनापति ऐसे थे हिंदू थे, और इनमें भी आधे से अधिक मराठे थे, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा शत्रुता किससे थी, मराठों से थी। इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। और समय के साथ क्या है, मुगल अधीनता भी स्वीकार करेंगे मराठाओं का, वो एक अलग की बात है, ठीक। तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके ड्यूरेशन में थे, औरंगजेब के ड्यूरेशन में थे। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बता दी आपको। औरंगजेब के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, मैंने पहले ही बता दिया, और इसने जजिया कर क्या करेगा, जो कि औरंगजेब के अकबर के द्वारा इसको बंद कर दिया था, ये फिर से स्टार्ट करेगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे।
तीर्थ यात्रा कर किसने खत्म किया? शाहजहां ने खत्म किया। इस चीज को याद रखेंगे। इसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाएगा, ये भी पता चलेगा कि ये कट्टर मुस्लिम था। ठीक है। नौरोज का त्यौहार जिसको और तुलादान एवं झरोखा जो दर्शन है, इन सभी पे ये क्या करेगा? तुलादान हिंदू धर्म से संबंधित है। झरोखा दर्शन इन सबको क्या करेगा? बंद कर। झरोखा दर्शन बेसिकली पारसी समाज से संबंधित है। हालांकि हम लोग को ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि किस समाज से संबंधित है। अपने दिमाग में रखना है कि इसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। नौरोज का त्यौहार जिसको बलबन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, इसको बंद करा देगा। ठीक है। तुलादान बंद कराएगा, झरोखा दर्शन बंद करवाएगा, सब पे पाबंदी लगा देगा। राबिया उद दरौनी के मकबरे का निर्माण करवाएगा। इसी को ध्यान देंगे। राबिया उद दरौनी के मकबरे का निर्माण कराएगा, जिसका नाम एक और क्या पड़ता है? बीबी का मकबरा पड़ता है। शाहजहां, जाहिर सी बात है कि शाहजहां क्या था? अपने बाप, इसका बाप था, तो कहेगा मेरा बाप जब अपनी बीवी के लिए मकबरा बना सकता है तो मैं भी अपनी बीवी के लिए मकबरा बनाऊंगा। ध्यान देंगे। और ये ताजमहल पर आधारित था। ध्यान देंगे। अपने यहाँ का जो प्रमुख स्थापत्य कार्य होते थे, जिसको शाहजहां के ड्यूरेशन में बच जाते हैं, उनको बोलेगा कहेंगे तुम लोग का हाथ साले नहीं काटेंगे, लेकिन जाओ ताजमहल की तरह बनाओ। तो उस्मानी क्या बोलेगा? हम तो भैया बना देते, लेकिन उस ससुरा हमारा हाथ ही काट दिया। चलो मैं बताऊंगा कि कैसे बनाया जा सकता है। अगर बना देंगे लोग तो कोई बात नहीं है। अब क्या होगा कि ताज बीबी का मकबरा बनाया जाता है, लेकिन ठीक है, बहुत सुंदर नहीं बन पाता, लेकिन सुंदर बनता है, और इसको द्वितीय ताजमहल की उपाधि दे दिया जाएगा। औरंगजेब कहेगा भैया मैं ही शासक हूं, मुझे ही उपाधि देना तो दे देंगे। ठीक है। इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाएगा। ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बीबी के मकबरा द्वितीय ताजमहल, इस चीज को दिमाग में रखना है अपने। ठीक है। बीबी का मकबरा, द्वितीय ताजमहल की स्थापना किसने करवाई? औरंगजेब ने करवाई। दिल्ली के लाल किले में इसने मोती मस्जिद की स्थापना करवाई। इस चीज को ध्यान देगा। यहां पे कह रहा है कि जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि देता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। जहां आरा को ये क्या करता है? साहिबात उज जमानी की उपाधि देता है। जो रामदास थे, संत रामदास थे, वो इसी के समकालीन थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बन के यहां से आता भी है। ठीक है। तो अब लोग समझ गए, ये मैंने बेसिकली समझा दिया। इसकी कट्टर था, उसी से आप लोग को चीजें याद भी हो जाएंगी। अब यहाँ पे मदद से मास को देखेंगे। एक्चुअली मदद मास क्या होती थी कि जो इसके साम्राज्य में जो विद्वान लोग होते थे और जो रिलीजियस होते थे, रिलीजियस में बेसिकली मुस्लिम, ठीक है, ये इस्लाम को काफी बढ़ावा देगा और हिंदू धर्म का पतन इसके ड्यूरेशन में खूब होता है। मदद ए मास में क्या होती थी? इनको क्या होता था? अनुदान भूमि दी जाती थी। ध्यान देंगे, इन लोग को अनुदान भूमि दी जाती थी। सद्र जो था ऐसी अनुदान भूमि का निरीक्षण करता होता था। ठीक है। और इसका जो स्थानांतरण नहीं किया जाता, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा नहीं जाता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इसका नहीं किया जाता था। सद्र नामक अधिकारी का कोई ट्रांसफर नहीं होता था। और जो विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को, चूंकि इसको समर्थन की जरूरत थी ना, समर्थन की जरूरत थी, सॉरी दोस्तों, तो इसने उसको क्या कर दिया कि इस भूमि को वंशानुगत बना देगा। ठीक है। तो मदद मास के बारे में आप लोग उम्मीद करते हैं चीजें समझ गए। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि अब हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे मुगल कालीन प्रशासन। ठीक है। मेरी बैटरी भी धीरे धीरे कह रही है कि भैया बहुत तेज करो, मैं खत्म हो रही हूँ। ठीक है, इसी ध्यान देंगे। औरंगजेब के बारे में एक चीज याद रखेंगे कि इसने गुरुवार को होता क्या था कि लोग पीरों की मजार पर जाकर या अन्य कब्रों पर जाकर दिया जलाते थे। औरंगजेब इसको बंद करवा देगा। ठीक है, एकदम बंद करवा देगा। साथ ही साथ कई और जो हिंदुओं के उत्सव थे उनको भी ये रोक देगा। हालांकि कोई बात नहीं है, अपने दिमाग में बस इसको कट्टर वर्ड से याद करना है। जितनी भी कट्टरता से रिलेटेड चीज़ है सब पे औरंगजेब को टिक कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मुगल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली मुगल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी। इस चीज़ को तो हम लोग को पता ही है। ठीक है, नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। इस चीज़ को ध्यान देंगे, केंद्रीकृत थी। अपने दिमाग में केवल इतना रखना है। इसमें जो मंत्री परिषद होती थी, मुगल ड्यूरेशन में जो मंत्री परिषद होती थी, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, जो मंत्री परिषद होती थी इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसके लिए एक वर्ड मिलता है, इसके लिए विजारत नाम के वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, जो आज हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं तो इनकी विजारत होती थी, ध्यान देंगे। और विजारत का जो मुखिया होता था, जो प्रधानमंत्री होता था, उसको वकील कहते थे। ठीक है, वकील कहते थे। ये कुछ बेसिक था, आप लोग समझ लोगे। और इसी वकील की सहायता के लिए दीवान होता था, मीरबख्शी होता था, कई अन्य सारे लोग होते थे। अकबर के ड्यूरेशन में एक पोस्ट बनाई गई थी, ध्यान देंगे। अकबर के शासनकाल में एक पोस्ट बनाई गई थी, उस पोस्ट का नाम था दीवान ए विजारत। ध्यान देंगे, इसके ड्यूरेशन में एक पोस्ट बनाई थी दीवान ए विजारत ए कुल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है,
दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत ए कुल, ये अकबर की पोस्ट थी। ध्यान देंगे ये क्या थी, ये अकबर की पोस्ट थी, इस पोस्ट पे ये काबिज था। इस चीज को ध्यान देना, दीवान ए विजारत ए कुल ये अकबर की पोस्ट थी। ठीक है, इसकी स्थापना अकबर की पोस्ट नहीं थी, अकबर के द्वारा लागू की गई या चलाई गई ये पोस्ट थी। इस चीज को दिमाग में रखना है। औरंगजेब के ड्यूरेशन मैंने बता दिया कि सर्वाधिक जो शासक थे वो जो मतलब सैनिक अधिकारी थे वो हिंदू थे 31%, लेकिन हिंदुओं में सर्वाधिक यही थे। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक समय तक असद खां नाम का एक सिपाही था, हम लोग कह सकते हैं, या कहा जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में असद खां ने सर्वाधिक समय तक दीवान के पद पर नियुक्त रहा। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के ड्यूरेशन में सर्वाधिक समय तक दीवान कौन रहा। सर्वाधिक औरंगजेब में लिख देता हूं यहाँ पे, ये मैं आप लोग को पीडीएफ दे भी दूंगा, औरंगजेब लिख देता हूं। इसके ड्यूरेशन में सर्वाधिक टाइम पीरियड तक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सर्वाधिक समय। ठीक है, इसके ड्यूरेशन में सर्वाधिक समय तक दीवान कौन था, इसके समय में सर्वाधिक समय तक दीवान कौन था, तो इसके सर्वाधिक समय दीवान यानी 31 वर्ष तक असद खां था। 31 वर्ष नहीं पूछेगा, असद खां पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये सब कहीं लिखा नहीं है यहाँ पे, इश्यू को जान लेंगे। अब यहाँ पे एक पोस्ट लिखी गई है मीर बख्शी। ये मीर बख्शी का जो पोस्ट था ना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट था, और ये सैन्य विभाग से संबंधित पोस्ट था। ये सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी था। इस चीज को जानेंगे, मीर बख्शी सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी था। देखेंगे नीचे लिखा भी है, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मीर बख्शी सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, यानी उत्तरदायी अधिकारी था। इस चीज को जानेंगे। एक्चुअली होता क्या था कि मीर बख्शी के द्वारा एक सरखत नाम का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। सरखत नाम का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सरखत, सरखत नाम का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। जब ये प्रमाण पत्र जारी होता था तो उसके बाद क्या होता था, जो सैनिक है उनको वेतन दिया जाता था। ठीक है, वेतन दिया जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज बोल रहा है मीर बख्शी में। तो कह रहा है ये सैन्य विभाग का प्रमुख था, मैंने बता दिया। सरखत नाम का प्रमाण पत्र पर ये हस्ताक्षर करता था। एक्चुअली जब प्रमाण पत्र जारी होता था तो जब इस पे ये साइन कर देता था मीर बख्शी, उसके बाद से जो मंथली पेमेंट होती थी लोगों को, सैनिकों की, वो देती जाती थी। ठीक है, कह रहा जो प्रांतों के बख्शी थे, यानी जो प्रांत के सैन्य विभाग के अधिकारी थे, वो क्या थे, इसके नियंत्रण में होते। तो ओवरऑल सेंटर में ये है, तो जाहिर बात है स्टेट वाले इसके कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात और बोल रही है कि ये भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, यानी निगरानी करता था। क्योंकि रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट करती है किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए, किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए। अगर रेवेन्यू ठीक नहीं ना आपके पास, तो ध्यान दीजिएगा कि निपट जाएगा आपका प्रशासन। इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, मुगल पर आपका प्रशासन जो है वो निपट जाएगा। नेक्स्ट शब्द देखेंगे, यहाँ पे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया। मैं मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आपको बताता हूं, ध्यान देंगे। मनसबदारी व्यवस्था क्या है, बेसिकली एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे, ये एक विशिष्ट प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस चीज को ध्यान देना है, यह एक विशिष्ट प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसकी शुरुआत किसने की, अकबर ने। मैंने स्टार्ट में जब अकबर पढ़ रहे थे हम लोग, तो इसके बारे में छोटा छोटा तो हम लोग अकबर के में देखे हैं, कुछ मैं और आपको बता देता हूं। मुगलों की जो ये सैन्य व्यवस्था थी, ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये चीज में मैंने आपको पहले बता दिया है। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कुल 33 वर्ग आते थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे कि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या है, कुल 33 वर्ग आते थे। ध्यान देंगे, अकबर ने अपने शासन के 40वें वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। ये भी एक पेपर में आपके क्वेश्चन बन के आता है। इस चीज को ध्यान देंगे। अब हम लोग इस बार इस चीज को देखते हैं। ठीक है, ये सब मनसबदारी व्यवस्था से रिलेटेड चीज थी। तो 33 वर्ष थे। ठीक है, कभी कभी मसूरत अर्थात सशस्त्र पद भी इनको दिया था, यानी मनसबदारी का जो पोस्ट दिया जाता था, ठीक है, वो सशस्त्र एवं सशस्त्र दिया जाता था। ठीक है, कि जब हमारी युद्ध में हमको सेना की जरूरत पड़ेगी तो तुमको इसको दोगे, इतना रखवाली करोगे, ये वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए फ्री के लिए पड़े तो इतना। 40वें वर्ष, ये वाला फैक्ट भी हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, जात एवं सवार की जो व्यवस्था थी, ये किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था। जात एवं सवार ये 3 कोटि के होते थे। यहाँ पे तीनों कोटि के बारे में यहाँ पे चीजें लिखी गई है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने दिमाग में रखना है। बस इसमें अपने दिमाग में क्या रखना है, ध्यान देंगे। इस पूरे हम लोग यहाँ से यहाँ तक बोल दें, अपने दिमाग में क्यों लिखना है कि जात एवं सवार की जो व्यवस्था थी, जात एवं, ठीक है, ध्यान देंगे,
जो जात एवं सवार की व्यवस्था थी वो स्टार्ट किसने की थी? ये बेसिकली एक दोहरी व्यवस्था थी, इसको स्टार्ट किया था किसने? अकबर ने। अकबर के द्वारा इसका स्टार्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये यूपीपीसीएस में कंफर्म क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, दिमाग में अपने रखेंगे। ये जो मैं बोला हूं देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि जात एवं सवार अकबर के द्वारा स्टार्ट किया था, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। वैल्यू एडिशन इसी को बोलते हैं, ठीक है, आप वैल्यू एडिशन कर लीजिए ताकि आपको चीज़, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको लिंक नहीं करा पाते, आप अगर ये बुक पढ़ते भी तो आप लिंक नहीं करा पाते, ठीक है, ध्यान देंगे। घुड़सवार सैनिक के बारे में देखेंगे, कह रहा है कि इस ड्यूरेशन में 2 घुड़सवार सैनिक होते थे, एक का नाम था अहदी, एक का नाम था दाखले। दोनों की नियुक्ति एक को बादशाह के द्वारा नियुक्त किया जाता था, एक को भर्ती किया जाता था, ठीक है, ध्यान देंगे। नियुक्ति और भर्ती में दोनों अंतर है। नियुक्ति का मतलब होता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये बंदा पसंद है, इसको बना लिया मैंने अपना अंगरक्षक, इसको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, दैट्स ये नियुक्ति है। भर्ती एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के लोग सैनिक बनते थे, ठीक है। कह रहा कि बादशाह के अंगरक्षक के रूप में अदली जो होते थे वो बादशाह के अंगरक्षक के रूप में काम करते थे, ध्यान देंगे अदली के बारे में कि अदली बादशाह के अंगरक्षक होते थे। अब दाखिली क्या होते थे कि बादशाह द्वारा जो भर्ती सैनिक होते थे जो मनसबदारों की सेवा में नियुक्त किए जाते थे, ध्यान देंगे, क्योंकि एक्चुअली जब लड़ाई होती थी तो मनसबदार ही लड़ाई लड़ते थे, तो मनसबदारों की सेवा में जो नियुक्त होते थे वो थे दाखिली, इस चीज को ध्यान देंगे। तो अदली और दाखिली क्या था? अदली अंगरक्षक हुआ करते थे बादशाहों के। इस ड्यूरेशन की कुछ सिक्के हैं, कुछ कॉइन्स हैं, आइए उसको देखते हैं। कह रहा है कि इस ड्यूरेशन में टकसालों में सोने, चांदी एवं तांबों के सिक्के बनाए गए हैं। अकबर बेसिकली एक बेहतरीन शासक था, इसने राम सीता की आकृतियों के सिक्के चलाए हैं, ध्यान देंगे। देवनागरी में इसने उस पर राम और सिया का नाम लिखवाया है। अकबर के ड्यूरेशन में जो दाम नाम का सिक्का चलता था, दाम नाम का, वो तांबे का एक सिक्का था जो कि रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। इस रुपए के बारे में मैंने बताया इल्तुतमिश के ड्यूरेशन में कि इसके बारे में मैंने चर्चा किया है, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं वो लेक्चर आपको याद होगा। मैं रिपीट करूंगा तो लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। जहांगीर के ड्यूरेशन में जो सिक्के चले थे उसमें कह रहा है जहांगीर अपनी आकृति बनवाएगा, वो नहीं कहेगा कि नहीं मैं राम सिया की आकृति नहीं, मैं खुद की बनाऊंगा, ठीक है, ये सब कट्टर थे, ठीक है, इसी को ध्यान देना है। इसके कुछ सिक्कों पर जहांगीर के साथ अपनी बीवी का नाम अंकित कराता है, ठीक है, बीवी को अपनी बहुत पसंद करता था नूरजहां को, इसी को ध्यान देंगे। और बहुत रंगरेजा टाइप का, मतलब रंगीला रहा कि रंगीला आगे कोई और बनता है। आप सोचिए कि शराब पकड़ लिया, एकदम पोज में फोटो खींच रहा है, और जाहिर सी बात है जहांगीर के ड्यूरेशन में चित्रकारी टॉप पे थी, समझ गए। तो अपने जितने भी इसके वो चित्रकार थे बोलेगा भैया एकदम ठीक से शराब पीता हुआ मेरा एकदम मस्त फोटो मेरे सिक्के पे चिपकाओ, समझ गए। तो शराब का प्याला पीते हुए किसकी चित्रकारी अंकित की गई है? तो जहांगीर की गई है उसके सिक्के पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है और आया भी है, इस चीज को ध्यान देंगे। मुगल के ड्यूरेशन में जो संगीत एवं चित्रकला का डेवलपमेंट हुआ था, तानसेन के ऊपर रखेंगे क्वेश्चन, अक्सर यूपीपीसीएस पूछती है। वर्ष 2019 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है तानसेन पे, ठीक है, वर्ष 2019 में पूछा है। समय समय पे तानसेन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 20 और 21 में तानसेन पे क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, तो चांस है कि 22 में क्वेश्चन बन के आ जाए, 22 में क्वेश्चन बन के आ जाए, ठीक है। कह रहा है कि ये प्रमुख ध्रुपद गायक था तानसेन के बारे में। अकबर का ये दरबारी संगीतकार था, संगीत का ये काफ़ी विशेषज्ञ इंसान था। इसका मूल जो नाम था वो राम तनु पांडे था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक प्रमुख ध्रुपद गायक था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, चाहे इंपॉर्टेंट है कि मैं लिख दूंगा। अकबर ने इसे अपने 9 रत्नों में शामिल किया था, इस चीज को ध्यान देंगे। ये अकबर ने इसे अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। अकबर के पहले ये क्या है कि राजा रीवा के राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में रहता था। यही क्वेश्चन बन के वर्ष 2019 में आया है, और वर्ष 2019 के प्री में यही क्वेश्चन आया था बन के, ठीक है। अकबर द्वारा कंठाभरणवादी विलास की उपाधि इसको दी गई है क्योंकि ये इतना बेहतरीन गाता था कि मतलब आपका मन प्रसन्न हो जाता था। तो अकबर कहता था कि इसके कंठ में क्या ना सरस्वती का निवास है, तो कंठाभरणवाड़ी यानी वाड़ी का इसके कंठ में भरण है, ठीक है, शब्दों का बेहतरीन अलंकरण है इसके दिमाग में, विलास की उपाधि इसको दी गई थी, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। आगे कह रहा है कि मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कह रहा है कि मोहम्मद शाह रंगीला जो था ख्याल गायन का लोकप्रिय था, ठीक है, इसके ड्यूरेशन में जो ख्याल गायन है वो लोकप्रिय थी। औरंगजेब के ड्यूरेशन में कह रहा है कि संगीत को इस्लाम विरोधी माना जाता था और इसलिए उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। कट्टर शासक था, मैंने औरंगजेब के बारे में पहले बता दिया, ठीक है। हालांकि स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, लेकिन दूसरों को न वीणा बजाने देता था न गाने देता था। खुद गाएगा खुद बजाएगा, लेकिन दूसरों को न गाने देगा न बजाने देगा, ठीक है। चित्रकला के बारे में मैं थोड़ा सा जहांगीर वाले ड्यूरेशन में तुम लोगों ने ये देखी दिया है, जहांगीर वाला तुम लोग अभी पढ़े ही हैं कि अबुल हसन था जिसको नादिर ए जमा की उपाधि दी गई थी, उस्ताद मंसूर वाला ये देख लिए हैं, ठीक है। ये चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जहांगीर वाला तो हम लोग जहांगीर में पढ़े हैं, इसको हम लोग छोड़ते हैं। अकबर के ड्यूरेशन में ध्यान देंगे, दसवंत था और बसावन था। अकबर के ड्यूरेशन का ये इंपॉर्टेंट चित्रकार था,
ठीक है, इसको याद करना है, पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि अकबर के ड्यूरेशन का कौन सबसे प्रमुख चित्रकार था, तो दसवंत एवं बसवंत था। कभी आप लोग मुगल चित्रकला पे अगर आंसर लिखेंगे तो इनका नाम याद रखिए, इनको या इनके नाम से आप लोग इंट्रो को कोट कर सकते हैं। ठीक है, दसवंत एक ऐसा चित्रकार था अकबर के ड्यूरेशन का जिसने अपनी आत्महत्या कर ली थी, कारण आपको जानना जरूरी नहीं है प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, हुमायूं के चित्रकार का नाम था मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुस समद। तो पेपर में यही क्वेश्चन आता है इसके चित्रकारों के बारे में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चित्रकारी स्टार्ट ही होती है मुगल पीरियड से। ठीक है, आपको मैंने वीडियो की पहले लेक्चर में बताया था कि चित्रकारी से जो भी क्वेश्चन आज तक आया है, ठीक है, वो क्वेश्चन कहां से आया है, मुगल पीरियड से आया है। इस चीज को ध्यान देंगे। मुगल शैली का जो प्रारंभ करता था वो हुमायूं था। हुमायूं के ड्यूरेशन से अली एवं अब्दुल समद के माध्यम से चित्रकारी स्टार्ट होती है। दसवंत एवं बसावन अकबर ड्यूरेशन में चित्रकारी को बढ़ावा देंगे और अब्दुल समद और उस्मान मंसूर जहांगीर के ड्यूरेशन में। ये सब चीज़ हम लोग पढ़े थे तो इसलिए पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई। साहित्य के बारे में देखेंगे तो गुलबदन बेगम का एक इंपॉर्टेंट है, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, जो मुगल साम्राज्य का न्यू रखा था इसने। ठीक है, पाका चलघर इसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा की है। करा कि प्रसिद्ध रचना इसकी है हुमायूं नामा। ठीक है, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है, ध्यान देंगे। करा कि इसमें बाबर एवं हुमायूं दोनों की इसमें इतिहास है। ठीक है, क्योंकि ये बाबर की पुत्री थी यानी हुमायूं की बहन थी, तो पिताजी के बारे में और भाई के बारे में, दोनों के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। करा कि हुमायूं और जो कामरान का युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध की चर्चा इसी बुक में मिलती है। इस चीज़ को ध्यान देंगे, इसी के कारण ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो साम्राज्य विस्तार है यानी जो लड़ाइयाँ वगैरह हैं उन सब के बारे में इस पर चर्चा की गई है। हुमायूं और कामरान की जो बीच का युद्ध है उसको इस पर चर्चा की गई है। अकबर के आदेश पर लिखा। ठीक है, अकबर ने कहा था इसके कि गुलबदन बेगम को कि यार तुम खाली बैठी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम क्या करो, तुम बुक ही लिख दो। अगर तुमको बहुत कुछ नहीं पता है तो तुम अपने बाबूजी के बारे में जानती हो, अपने भैया के बारे में, भाई के बारे में जानती हो। ठीक है, मतलब गुलबदन अकबर की ये क्या थी, अकबर की ये क्या थी, बुआ थी, फुआ थी। तो फुआ से बोलेगा फुआ मान जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ लेखक, मुगल पीरियड के लेखक और उसके बुक का नाम लिखा है। यहाँ पे लिखा है निजामुद्दीन अहमद की बुक है तबकाते अकबरी। आपको याद करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जरूर याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन समझ जाओ कि यहाँ से आउट हो रहा है, एक क्वेश्चन आउट हो रहा है, आप लोग को इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन देखेंगे पेपर में जरूर आ जाएगा। तो निजामुद्दीन अहमद की बुक है तबकाते नासिरी। अब्बास खां शेरवानी की बुक है तारीख शेरशाही। हसन निजामी की बुक है ताजुल मासरी। ख्वांद मीर की एक बुक है, उसका नाम है कानून हुमायूनी। भीमसेन की बुक है नुस्खा ए दिल शाही। मिर्जा मोहम्मद काजिम की बुक है आलमगीर नामा। गुलाम हुसैन की बुक है सियार उल मुस्तकरीन। मोहम्मद सालेह की बुक है आलमे सालेह। ठीक है, तो सालेह से सालेह आप लोग पा जाएंगे, याद हो जाएगा। इनायत खां की बुक है शाहजहांनामा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चंद्रभान ब्राह्मण की बुक है चहार चमन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। मोतमिद खां, इसकी बुक का नाम है इकबाल नामा ए जहांगीरी। ठीक है, बुक्स इसके इसमें जो भी लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। जो एकदम इंपॉर्टेंट है उसका नाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, ताजुल नासरी पे भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तारीख शेरशाही पे भी क्वेश्चन आया, ये सब चीज़ नुस्खा ए दिलकुशा पे भी क्वेश्चन आया है। लेकिन कम से कम इतना तो आपको याद रहना चाहिए। एक दो जो छूट रहा है आप लोग देख लीजिए, लेकिन ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ और भी लिखा है। कह रहा कि अब्दुल हमीद लाहौरी की पातशाहनामा, अब्दुल फजल अकबरनामा, केशवदास रामचंद्रिका के और यहाँ पे भी केशवदास की बुक है रसिक प्रिया। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ बुक्स है, फैक्चुअली इंफॉर्मेशन थी बेसिकली। ठीक है, फैक्चुअली इंफॉर्मेशन थी, तो इसको आप लोग देख लो। ठीक है, इसके ड्यूरेशन में जो साहित्य ध्यान देंगे, क्योंकि लैंग्वेज क्या थी, मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, तो यहाँ पे जो फारसी लिपि है, ठीक है, ध्यान देंगे, उसका नाम क्या था, नस्तालिक। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। मुगलों की राजभाषा क्या थी, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, आप लोग देख लेंगे। विदेशी यात्री जो मुगल पीरियड में आए थे उसमें देखेंगे, लो फॉर्मोड ऑन कर देता हूँ मैं, क्योंकि अब इसी विदेशी यात्री को पढ़ा के मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी अब वीडियो और बनाना है, मैं वो बना लेता हूँ अभी। टेवर्नियर के बारे में क्या पे है कि शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा किया। ठीक है, पेशे से ये क्या था, टेवर्नियर पेशे से बेसिकली ये जौहरी था, जानते कि पेशे से क्या था, जौहरी था। इसने 6 बार भारत की यात्रा की है और इसकी पुस्तक का नाम क्या है,
ट्रेवल्स इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हम लोग वीडियो पॉज करेंगे, ठीक है। मैं जब किसी चाहा था कि कम से कम पेज नंबर 58 तक मैं आपको पढ़ा दूं, तो मैं 5 मिनट की एक वीडियो और आपको बना दूंगा। इससे पहले कि सॉरी 5 मिनट का वीडियो क्या, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको चार्ज में लगा लेता हूँ, फिर मैं एक 5 मिनट की वीडियो बना के इस क्लास को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। बस 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए आप लोग। चलिए चार्ज में लग गया, ठीक है। अब इसी के लिए क्या होता है, मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ता है 5 मिनट का, ठीक है। आज मेरा टारगेट था कि मैं 58 तक खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसके बारे में एक तो हम लोगों ने विदेशी यात्री देख लिया, टेवर्नियर के बारे में कि शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, पेशे से जौहरी था, 6 बार भारत की यात्रा किया है, ट्रेवल्स इन इंडिया इसकी बुक है। यहाँ पे विदेशी यात्रियों के बारे में कुछ चर्चा किया गया, इसको ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे मनुची के बारे में चर्चा है, कह रहा है कि मनुची क्या है, एक इतावली यात्री था, दारासिको की सेवा में ये तोपचे के रूप में नियुक्त हुआ था। ध्यान देंगे, दारासिको की सेवा में ये तोपचे के रूप में ये नियुक्त हुआ था। बाद में एक्चुअली ये पेशे से क्या था, चिकित्सक भी था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टोरियो दो मोगरो, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि बेसिकली आप देखेंगे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए फैक्ट के चक्कर में अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो एकदम परेशान हो जाएंगे। मैं इतना बोलूँगा कि टेवर्नियर के बारे में ये स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेवर्नियर के बारे में अगर आप लोग याद कर जाएंगे तो कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ, इसकी जगह पे आप लोग क्या करिए, उसको याद करिए। जो मुगल काल की कुछ बुक्स है उसकी जगह पर मैं बोलूँ तो बुक्स तो हम लोग देख लिए हैं। विदेशी यात्री में अगर देखेंगे तो एक टेवर्नियर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। मनुची के बारे में क्या है, अपने दिमाग में रखना है कि इतावली यात्री था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। पेपर में देखेंगे कि तोपची वगैरह के बारे में एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो यूपी पीसीएस इसको फोकस नहीं किया, बहुत पहले फोकस की हुई है, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग बहुत फैक्ट, जैसे इन सब फैक्ट के चक्कर में, ठीक है, इसका अन्य नाम क्या था, फलना क्या था, ढिमका क्या था, इस चीज के चक्कर में मेरा मानना आप लोग मत पढ़िए। फैक्ट के चक्कर में बहुत पढ़ेंगे ये सब तो यार दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधा आप लोग इग्नोर करिए। अब यहाँ पे मुगल काल के बारे में कुछ फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट दे रहा है। यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, विविधा तो अभी देख लेंगे हम लोग। चलिए आते हैं यहाँ पे मुगल काल के बारे में विविध बोल रहा है। कह रहा है कि हेमू और या हेमराज के बारे में कह रहा है कि तत्कालीन स्रोतों में इसका नाम क्या है, बक्काल है। रेवाड़ी में सोरे का ही क्या करता था, व्यापारी था, ठीक है। इस्लाम शाह की सेवा में था। आदिल शाह के समय क्या था, सम्मान और इसका जो कद है, इसकी पोस्ट अर्थात ये बड़ी थी। इसी के ड्यूरेशन में क्या है, ये वजीर एवं सेनापति बन रहा है, ठीक है। हेमू के बारे में बात कर रहा है कि आदिल शाह के ड्यूरेशन में क्या है कि इसकी पोस्ट बढ़ गई थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पोस्ट बढ़ेगी तो इसका कद बढ़ेगा। गांव में यही कहा जाता है जब किसी को प्रमोशन होता है तो ग्रामीण सेक्टर में आज भी कहा जाता है कि उनका कद बढ़ गया, यानी पोस्ट बढ़ गई, उनकी प्रमोशन हो गई है, ठीक है। ये सोरे का व्यापारी था, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। आगे कह रहा है कि तर्दी बेग को परास्त कर विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण किया था। तो मुगल पीरियड में कौन विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो वो कौन था, हेमू था, याद करेंगे। आज कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा ऊपर देख लिया। हॉकिंस को भी पढ़ दिया, थॉमस लो को भी पढ़ दिया, मनुची को पढ़ दिया। इसमें रॉल्फ फिंच थे, वो दिमाग में रखना, ये लास्ट है। ये पेपर में एक्चुअली क्या हुआ, क्वेश्चन बन के आया था कि इनको अरेंज करिए, कालानुक्रम के हिसाब से अरेंज करिए। ये क्वेश्चन बन के आया हुआ था कि इनको कालानुक्रम के हिसाब से अरेंज करिए और उसी आधार पर इसको दे ही दिया है, ठीक है, सीधा दे दिया है। यहाँ पे ध्यान देंगे कुछ खानवा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, ये दे दिया है मैंने। पाखा चलघर, एक्चुअली ये युद्ध भी क्या ना कि पेपर में आया था और वही इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। पेपर में आया था, इसको भी अरेंज करने के लिए, ठीक है, और एक बार मैचिंग में आया था। तो पाखा चलघर हम लोग याद है कि यहाँ पे देखेंगे पाखा चलघर, यहाँ पे खा वाला लिखा है और घर वाला लिखा है, ठीक है। हमको होता है कि ऊपर क्या है, पा खा और यहाँ पे बीच में होता है चल। पा कब स्टार्ट होता है, 1526 में। खानवा कब स्टार्ट होता है, 26 में। च से चंदेरी, चंदेरी कब स्टार्ट होता है, 28 में। घाघरा कब होता है, 29 में। चौसा 39 में, 10 वर्ष बाद, ठीक है। घाघरा से 10 वर्ष बाद 39 में। और सामूगढ़ का जो युद्ध होता है 1658 होता है, ठीक है। इश्यू में जानेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के ड्यूरेशन में होता है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। खानवा का युद्ध बाबर और रणशंकर के बीच में होता है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, तो इसमें चर्चा की कोई बात नहीं है, ठीक है।
ठीक है। अब ये सब चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसको आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक। बहुत परेशान नहीं होंगे इसके लिए, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्यों इसमें टाइम खत्म किया जाए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय हीरे यानी जो कोहिनूर है, कोहिनूर के संबंध में जानकारी देने वाली जो विदेशी यात्री का नाम, उनका नाम क्या है, टेवर्नियर है। यानी कोहिनूर हीरे के बारे में जो जानकारी देते हैं उनका नाम क्या है, टेवर्नियर है। टेवर्नियर एक विदेशी यात्री है। तो कौन सा विदेशी यात्री कोहिनूर के संबंध में जानकारी देता है, तो टेवर्नियर के द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है, ठीक है। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारी का नाम था, तो मॉलिन जान लेंगे। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारी का नाम था मॉलिन कहा जाता था। मॉलिन तारों तथा सूर्य की स्थिति के आधार पर क्या होता है जान लेंगे, गोलाकार यंत्र से क्या होता है कि बेसिकली रास्तों का पता लगाते थे, इसी को जान लेंगे। मॉलिन तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था, बेसिकली हम देखेंगे किस यंत्र के नाम से, गोलाकार यंत्र के नाम से, ठीक है। और एक चीज मैं और भी बता दूं आपको कि चूंकि उस जनरेशन में जब ये मान लीजिए कि सपोज की गोलाकार यंत्र भी नहीं था, तो इन्हीं के द्वारा यानी मोलिनो के द्वारा क्या जाता था कि सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ध्यान देंगे, जो राह है उसका पता लगाया जाता था, ठीक है। क्योंकि सबको पता था कि पूर्व में ढलेगा, पश्चिम में ढलेगा, पूर्व में निकलेगा, ठीक है। एक्चुअली क्लास अब क्या ना बहुत देर हो गया, तो अब वो थोड़ा सा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में वो चीज़ें फंस रही हैं, ठीक है, परेशान नहीं है। अब कह रहा है कि मराठाओं की होलकर वंश की शासिका थी, तो होलकर वंश की शासिका का नाम था अहिल्याबाई। आगे कह रहा है कि मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी का क्या नाम था, ताराबाई था। हिंदू सेना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका कौन थी, दुर्गावती थी। इनके बारे में लोगों ने चर्चा किया हुआ ही है, ठीक है। बाकी मराठा साम्राज्य स्टार्ट होगा तो इन सब लोग के बारे में भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, जो मराठा पढ़ा जाएगा तो यहाँ पे चर्चा किया जाएगा, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट मेरा मानना ये था, मॉलिन की जो गोलाकार यंत्र से था, अब इसको पढ़ लीजिए, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं आया नहीं है पेपर में, ठीक। तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी खत्म हो जाती हैं, और यहाँ से अब आपकी मराठा साम्राज्य की न्यू पड़ेगी। अब आगे जो है सिख संप्रदाय ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मराठा साम्राज्य पता पढ़ाया जाएगा, और इसके बाद से जो उत्तर मुगल काल है वो शुरू होगा और चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं